एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। हम लोग आरओ के लिए करंट अफेयर का रिवीजन देख रहे हैं, दृष्टि जो आँख वाली आती है उससे, जिसमें हमने राष्ट्रीय घटनाक्रम पूरा कंप्लीट करा दिया है जो भी दृष्टि में दिया था। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में भी लगभग जो चीज़ें हैं वो कंप्लीट ही हो गई हैं। 2 पॉइंट्स बचे हुए हैं, उसको आज ही की वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। आज जो हम लोग मेन फोकस रखेंगे वो रखेंगे आर्थिक परिदृश्य पे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आर्थिक परिदृश्य से संबंधित क्या कुछ खास पॉइंट हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो अगर आप लोग पहली बार चैनल पे आए हैं तो लाइक शेयर करना ना भूलें। जो प्रीवियस वीडियोस हैं उनको ज़रूर देख लीजिए, हमने उसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट बना दी है। प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। हम लोग अपने इस चैनल पे हिंदी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आप लोग हिंदी में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या कुछ खास पॉइंट्स हैं आज की वीडियो में। तो हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 2 घटनाएं ऐसी हैं जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से हैं, उनको भी कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग आर्थिक परिदृश्य अपना जो है वो देखेंगे। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आपको बहुत ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि निर्वाचन से यानी कि जो मतलब कि नियुक्तियां वगैरह हैं उनसे क्वेश्चंस हमेशा बनते रहे हैं और एक साथ 3-4 नियुक्तियों को पूछता है आयोग और आपको ना मतलब कि मैच द फॉलोइंग में आता है, ठीक है। हालांकि इस बार उत्तर प्रदेश पीसीएस का जो एग्जाम हुआ था उसमें वन लाइनर नहीं, स्टेटमेंट में क्वेश्चन बना हुआ था, किसका पूछा था तो अभी हम बताएंगे इसी में। चलिए, सबसे पहली जो नियुक्ति आ रही है वो आ रही है ली जे म्यूंग। नाम इतना भयानक सा है तो समझ में आ रहा होगा कि या तो कोरिया के होंगे या जापान के होंगे या चाइना के होंगे। खैर, तो देखिए जो ली जे म्यूंग है ये दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। तो उत्तर कोरिया का तो कहीं हम लोग काउंट ही नहीं करते हैं, वहाँ तो तानाशाही है। तो जाहिर सी बात है अगर कोरिया का नाम आ रहा है तो इसका मतलब है कि दक्षिण कोरिया, ठीक है। तो दक्षिण कोरिया के जो नए राष्ट्रपति हैं उनका नाम जाने रहिए कि ली जे म्यूंग है, ठीक है। इनके द्वारा जून 2025 को दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति का जो पदभार है वो ग्रहण किया गया और वे एक स्नैप यानी आकस्मिक चुनाव में विजयी हुए जो पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल पर महाभियोग के बाद कराया गया था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, यानी कि जो हमारा अगला पॉइंट है, अगली नियुक्ति है उनको देखिए। तो वो है एंथनी अल्बनीज, ठीक है, और ये ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री बने हैं। तो एंथनी अल्बनीज 3 मई 2025 को हुए संघीय चुनाव में जीत हासिल कर अपनी लेबर पार्टी को लगातार दूसरी अवधि के लिए सत्ता में बरकरार रखे, यानी कि इनका जो टर्न है ना वो दोबारा से रिन्यू हुआ है। जैसे हमारे यहाँ मोदी जी जो है वो तीसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री बने हैं, तो वैसे ही ऑस्ट्रेलिया के जो एंथनी अल्बनीज हैं ये दूसरे कार्यकाल के लिए वहाँ के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं, ठीक है। और ये देखिए कि यह ऑस्ट्रेलिया में 2 दशक में पहली बार था कि किसी मौजूदा प्रधानमंत्री ने लगातार दूसरी बार जीत हासिल की हो। चलिए आगे देखिए, तीसरी जो नियुक्ति है वो तो ये है भैया करोल नवरोकी और ये पोलैंड के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं, ठीक है। तो करोल नवरोकी जून 2025 में पोलैंड के राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हुए। अगस्त 2025 में इनके द्वारा अपना जो पदभार है वो ग्रहण किया जाएगा और इस पद पर वो मौजूदा राष्ट्रपति जिनका नाम क्या है आंद्रेज डूडा, ठीक है, इनका स्थान लेने वाले हैं। चलिए अगले जो है बात देखिए कि उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में सत्तारूढ़ सिविक गठबंधन के उम्मीदवार जिनका नाम क्या था वार्सा के मेयर राफाल इतना अजीब सा नाम है ट्रजास्कोवस्की को हराया है, ठीक है। चलिए अगली जो मतलब की नियुक्ति है वो देखिए, तो वो कौन है, वो है जर्मनी के नए चांसलर बने हैं। नाम क्या है फ्रेडरिक मेर्ज, ठीक है। तो जो फ्रेडरिक मेर्ज हैं ये जर्मनी के नए चांसलर बने हैं और इनके बारे में बताया गया है कि 6 मई 2025 को जर्मनी के चांसलर का जो पदभार है वो इनके द्वारा ग्रहण किया गया और इस पद पर इन्होंने किसका स्थान लिया है तो ये भी देख लिए ओलाफ स्कोल्ज का स्थान इन्होंने लिया है। फिर देखिए कनाडा के प्रधानमंत्री बने हैं। तो कनाडा का तो जो है ज़रूर देखना चाहिए। कनाडा बहुत ज़्यादा विवादों में रहा है क्योंकि वहाँ के जो मतलब इसके पहले जो मतलब पीएम थे जिनका नाम था जस्टिन ट्रूडो, उनके जो रुख रवैया थे ना वो हमारे भारत देश को लेकर के बिल्कुल भी ठीक नहीं थे। तो बहुत चर्चा में रहा है, हमारे संबंध उनसे काफ़ी बिगड़े हुए थे इनके टाइम पीरियड में। तो देखिए मार्क कार्नी जो कि कनाडा के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो मार्क कार्नी मार्च 2025 में कनाडा के प्रधानमंत्री बने। पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के पद छोड़ने के बाद सत्तारूढ़
लिबरल पार्टी ने आंतरिक नेतृत्व चुनाव में कार्नी को नया नेता चुना, जिसके फलस्वरूप वो देश के 24वें प्रधानमंत्री चुने गए। ठीक है, आगे देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव बहुत चर्चा में रहता है ये चुनाव। तो प्रत्येक 4 वर्ष पर होने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका का 60th यानी कि 60वां राष्ट्रपति जो चुनाव है वो 5 नवंबर 2024 को संपन्न हुआ। ठीक है, और इस चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार, जिनका नाम क्या है, ट्रम्प भाई साहब यानी डोनाल्ड ट्रम्प, और उनके साथी जेडी वैंस ने क्रमशः राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद हेतु अपना चयन सुनिश्चित किया। यानी कि राष्ट्रपति जो बने हैं वो है डोनाल्ड ट्रम्प, उपराष्ट्रपति कौन बने हैं, जो जेडी वैंस। आगे देखिए, उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी की वर्तमान उपराष्ट्रपति जो कमला हैरिस थी, जिन्हें जो है सब अपने यहाँ का बता रहे थे, क्योंकि हमारे यहाँ की वो नागरिक क्या थी, होता है ना कि मतलब कि इंडो अमेरिकन थी वो कुल मिलाकर के। ठीक है, तो उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी की वर्तमान उपराष्ट्रपति, जिनका नाम था कमला हैरिस, सब उनको कमला बुआ कह रहे थे कुल मिलाकर के, और साथ में टिम वॉल्ज को पराजित किया। ठीक है, आगे देखिए, इस जीत से ट्रंप को फिर से ओवल ऑफिस में आने का अवसर मिला है। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो 20 जनवरी 2025 को इन्होंने अपना पद जो है वो ग्रहण किया, यानी कि शपथ ग्रहण किया। कमला हैरिस को हराने के बाद अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब 47वें अमेरिकी राष्ट्रपति बन गए हैं। ठीक है, अब ये क्यों ऐसा बताया गया, क्योंकि 45वें क्रम में वो थे राष्ट्रपति, उसके बाद फिर जो बिडेन आ गए, जो बिडेन को हरा करके देखिए तो 47वें नंबर के फिर से राष्ट्रपति कौन बन गए हैं, डोनाल्ड ट्रंप। हालांकि इसके बाद अब नहीं बन पाएंगे, क्यों, क्योंकि वहां पे केवल 2 ही बार कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है, आगे देखिए, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी इतिहास में पहले राष्ट्रपति हैं जिन्होंने 2 बार दिसंबर 2019 एवं जनवरी 2021 महाभियोग का सामना किए। ठीक है, और महाभियोग के बाद सीनेट द्वारा बरी कर दिए गए, फिर से चुनाव लड़ने वाले ये पहले व्यक्ति भी बन गए हैं। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, जैसा कि आपको पता होगा कि हम लोगों ने हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति में महाभियोग लगाए जाने की प्रक्रिया है या लगाए जाने की जो बात है वो हमने अमेरिका के संविधान से प्रेरित होकर के लिया। अब मुझे बताइए कि हमारे यहाँ जो संविधान है उसमें कौन सा आर्टिकल है जो महाभियोग से संबंधित है, और कई बार उत्तर प्रदेश पीसीएस उसको पूछ चुका है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, 78 साल की उम्र में चुने जाने वाले वे दूसरे सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति बन गए हैं। हालांकि इसके पहले जो सबसे ज्यादा उम्रदराज वाले थे वो थे जो बाइडेन। अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी कि प्रतिनिधि सभा में 6 भारतीय मूल के प्रतिनिधि चुने गए हैं और सभी डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं। सुहास सुब्रमण्यम ये नए चुने गए, जबकि शेष जो है वो 5 पुनर्निर्वाचित हुए हैं। भारतीय मूल के प्रतिनिधियों को समोसा कॉकस के नाम से जाना जाता है, तो देख लीजिए इसको भी। ठीक है, चलिए, ये जो कीर स्टारमर है इनके बारे में पूछा गया था हमारे यूपीपीसीएस जो 22 दिसंबर को एग्जाम हुआ था उसमें। तो कीर स्टारमर जो कि यूके के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, तो 5 जुलाई 2024 को यूके के नए प्रधानमंत्री के रूप में लेबर पार्टी के जो कीर स्टारमर हैं इनको जो है चुना गया है। कीर स्टारमर ने इस पद पर किसको हराया है, तो ऋषि सुनक को हराया, यानी कि ऋषि सुनक का जो पद है वो इनके द्वारा ग्रहण किया गया है। 4 जुलाई 2024 को यूके में आम चुनाव जो है वो संपन्न हुए थे। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम लोग, एक सेकेंड। और आगे देखिए, 4 जुलाई 2024 को यूके के कुल 650 निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव आयोजित किया गया। श्री स्टारमर के नेतृत्व में लेबर पार्टी ने यूके के हाउस ऑफ कॉमन्स की टोटल 650 सीटों में से 411 सीटों पर जीत जो है वो दर्ज की है, जबकि जो ऋषि सुनक हैं इनके नेतृत्व में कंजर्वेटिव पार्टी को टोटल 121 सीटें प्राप्त हुई। आगे देखिए, ज्ञातव्य है कि 1832 के बाद से किसी भी आम चुनाव में कंजर्वेटिव पार्टी द्वारा जीती गई सीटों की ये सबसे कम संख्या है। और जो कीर स्टारमर है ये ब्रिटेन के 58वें जो है वो प्रधानमंत्री बने हैं। ध्यातव्य है कि 2024 के यूके के जो आम चुनाव हुए उसमें हाउस ऑफ कॉमन्स में ऐतिहासिक रूप से 26 भारतीय मूल के व्यक्तियों ने जो जीत है वो हासिल की। अगली जो नियुक्ति है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, वो कौन है, वो है मसूद पजस्कियन। ठीक है, और ये ईरान के नए राष्ट्रपति बने हैं। तो 5 जुलाई 2024 को ईरान के राष्ट्रपति पद के लिए द्वितीय चरण के चुनाव में सुधारवादी तथा उदारवादी नेता, जिनका नाम क्या है,
मसूद पेजेस्कियन, इन्हें राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया गया। 6 जुलाई 2024 को ईरानी गृह मंत्री या ईरानी गृह मंत्रालय द्वारा मसूद पेजेस्कियन को विजेता घोषित किया गया। पेजेस्कियन ईरान के नवे राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए हैं, ठीक है। और 28 जुलाई 2024 को इन्होंने जो अपना पदभार है वो ग्रहण किया। चलिए आगे देखेंगे जो अंतर्राष्ट्रीय आपदाएं हैं वो, ठीक है, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन हमारे यहाँ बनते रहे हैं। सबसे पहले आपको एक तूफान के बारे में बताया गया है, जो कि नाम क्या है जिसका, तूफान वुटिप, और ये उष्णकटिबंधीय तूफान है, ठीक है। तो उष्णकटिबंधीय तूफान वुटिप की उत्पत्ति 5 जून 2025 को कैरोलिन द्वीप समूह के यैप क्षेत्र के पश्चिम में हुई, जब ज्वाइंट तूफान वार्निंग सेंटर JTWC ने वहां एक चक्रवाती क्षेत्र की पहचान की, ठीक है। चलिए 9 जून को ये जो तूफान है दक्षिण चीन सागर में एक उष्णकटिबंधीय डिप्रेशन में विकसित हुआ, और 11 जून को जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने इसे वुटिप नाम देकर के उष्णकटिबंधीय तूफान जो है वो घोषित किया। तो अगर आपसे पूछ लें कि जो उष्णकटिबंधीय तूफान वुटिप आया था, इसका नामकरण किसने किया है, तो इसका क्या नाम हो जाए, मतलब कि किसके द्वारा किया गया, तो ध्यान से देखिए, जापान के द्वारा, ठीक है। आगे देखिए 12 जून को ये तेजी से गंभीर उष्णकटिबंधीय तूफान में परिवर्तित हुआ, जिसमें 10 मिनट तक 110 किलोमीटर प्रति आवर जो है की गति दर्ज की गई। पहला लैंडफॉल 13 जून की रात लगभग डोंगफोंग शहर और हैनान चीन के निकट अपना जो पहला लैंडफॉल है वो इस तूफान के द्वारा किया गया, और इस तूफान के कारण चीन में भारी नुकसान हुआ और इसके चपेट में आने से कई लोगों की मृत्यु भी हो गई। हालांकि चाइना ये सब आंकड़े जो है वो नहीं दिखाता है कि किस आपदा से उनके यहाँ कितने लोग की मृत्यु हुई है, ठीक है। फिर देखिए दूसरा है सुपर टाइफून यागी, ठीक है। तो यागी के बारे में जाने रहिए। सुपर टाइफून यागी फिलीपींस में जो है वर्ष 2024 में पश्चिमी उत्तर प्रशांत क्षेत्र में आया एक उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल साइक्लोन है, और ये एक श्रेणी 4 यानी कैटेगरी 4 का टाइफून था, जिसमें अनुमानित अधिकतम जो वायु की गति है वो कितनी है, तो 240 किलोमीटर पर आवर। और इस टाइफून ने दक्षिण पूर्व एशिया में कई देशों को प्रभावित किया, और इस टाइफून से प्रभावित होने वाले जो प्रमुख देश हैं उन्हें देखे रहिए, चाइना, फिलीपींस, लाओस, थाईलैंड और म्यांमार हैं, ठीक है। हालांकि इस टाइफून का सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण प्रभाव वो कहाँ आपको देखने को मिला, तो वो देखने को मिला वियतनाम में, और ये वियतनाम में आया अब तक का सबसे शक्तिशाली टाइफून था। साथ ही ये चीन में लैंडफॉल करने वाला दूसरा सबसे शक्तिशाली टाइफून था। आगे देखिए फिलीपींस के पूर्व में एक निम्न दबाव के क्षेत्र में उत्पन्न इस टाइफून की सूचना सर्वप्रथम जापान मौसम विज्ञान एजेंसी के द्वारा 30 अगस्त 2024 को दी गई, और 6 सितंबर 2024 को इस टाइफून ने चीन में तथा 7 सितंबर 2024 को वियतनाम में इसके द्वारा लैंडफॉल किया गया, ठीक है। और जापानी भाषा में यागी का अर्थ क्या होता है, तो ये जाने रहिए, बकरी होता है, यानी कि गोट म्यां करने वाला, ठीक है, और या फिर मकर राशि, ठीक है। वैसे मैं बकरी की आवाज़ बहुत अच्छे से निकाल लेती हूँ, पर मैं यहाँ बता नहीं सकती, निकाल करके दिखा नहीं सकती। चलिए 15 सितंबर 2024 को भारत में टाइफून यागी से प्रभावित देशों को मानवीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से जो ऑपरेशन सद्भाव है उसको लॉन्च किया गया, ठीक है। तो और कुछ आपको याद रहे या ना रहे, ये जरूर याद रखिएगा कि जो ऑपरेशन सद्भाव है ये टाइफून यागी से प्रभावित देशों के लिए भारत देश के द्वारा लॉन्च किया गया। और डेट भी याद रख सकते हैं 15 सितंबर 2024, क्योंकि आजकल डेट वगैरह बहुत पूछा जाने लगा है। आगे देखिए इस ऑपरेशन के तहत भारत ने $1 मिलियन मूल्य की मानवीय सहायता जो है वो वियतनाम को भेजी है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे आर्थिक परिदृश्य, ठीक है। तो देश विदेश की आर्थिक महत्व की घटनाएं तथा आर्थिक संगठनों की जो गतिविधियां हैं उन्हें पर हम दृष्टिपात करने वाले हैं। सबसे पहले राजकोषीय घटनाक्रम देखिए। सबसे पहला जो पॉइंट है, यानी कि सबसे पहली जो खबर है वो है सकल घरेलू उत्पाद के अनंतिम अनुमान 2024-25, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इसमें क्या कुछ पॉइंट्स हैं। तो 30 मई 2025 को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSO के द्वारा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्थिर 2011-12 और वर्तमान कीमतों पर व्यय घटकों के साथ वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु जो वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद है इसका अनंतिम अनुमान जो है वो जारी किया गया, ठीक है।
और साथ में देखें कि मतलब 2024-25 की चौथी तिमाही जनवरी मार्च के लिए भी जीडीपी के अनुमान जो है वो जारी किए गए। जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में जो हमारी जीडीपी वृद्धि है ना, वो 6.5% रहने का अनुमान है। तो एनएसओ के द्वारा जो आंकड़े जारी किए गए हैं उसमें हमारी जीडीपी जो वृद्धि है वो कितना रहने का अनुमान है, तो 6.5%। केवल इतना पॉइंट इसमें काम का है। फिर देखिए वित्त वर्ष 2023-24 के लिए वास्तविक जो जीडीपी की वृद्धि दर रही वो 9.2% अनुमानित है। ठीक है, चलिए अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे कि 2024-25 में नाम मात्र यानी जो हमारी नॉमिनल जीडीपी है उसकी जो ग्रोथ रेट है वो कितनी दर्ज है, तो वो 9.8% दर्ज है। और वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 12% ये दर्ज है। आगे देखिए, आगे आपको एक ग्राफ दिया हुआ है और ग्राफ किससे संबंधित है, तो वित्त वर्ष 2000 एक सेकेंड, ये क्या हो गया, एक सेकेंड, हाँ तो देखिए वित्त वर्ष 2024-25 में व्यापक क्षेत्रों में जो हमारा नॉमिनल जीवीए है उसकी संरचना के बारे में बताया गया है यहाँ आपको। तो इस ग्राफ में आप देखिए तीनों सेक्टर की बात की गई है, यानी कि हमारा प्राथमिक सेक्टर, द्वितीयक सेक्टर और तृतीयक सेक्टर। मेरे ख्याल से आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी जो सेक्टर है उसके बारे में पता होगा। जो प्राइमरी सेक्टर की चीज़ें हैं वो क्या है, तो जो भी हम लोग पृथ्वी से उत्पाद जो है निकालते हैं, जैसे कृषि से संबंधित कोई चीज़ें हैं, माइनिंग वगैरह है, ये सब आप देखिए तो जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है उसमें आ जाता है। सेकेंडरी सेक्टर में जो हमारी मतलब कि मशीन से की गई गतिविधियाँ हैं, जैसे फैक्ट्री में अगर किसी उत्पाद को हम लोग बना रहे हैं तो वो सारी जो चीज़ें आती हैं वो हमारी सेकेंडरी सेक्टर में आ जाती हैं। जबकि जो सेवा क्षेत्र है वो आपको टर्सरी सेक्टर में मिल जाता है। तो वही है मतलब प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के बारे में जो हमारा नॉमिनल जीवी की संरचना है उसके बारे में ये ग्राफ दिया गया है। सबसे पहले आपको 2022-23 के बारे में बताया गया है, फिर 23-24, फिर 24-25। ठीक है, तो ऐसे तो हमारे लिए 24-25 का ही महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन हम लोग सब देख लेंगे। ठीक है, तो 2022-23 की यदि बात करें तो जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है उसमें आप देखें 20.1%। अगर 2022-23 में सेकेंडरी सेक्टर की बात करें तो 25.6%, जबकि टर्सरी सेक्टर में 54.3%। ठीक है, यही आंकड़े अगर आप 2023-24 में देखेंगे तो प्राथमिक सेक्टर में ये 19.7%, सेकेंडरी सेक्टर में आप देखिए 25.9%, जबकि टर्सरी सेक्टर में देखिए तो 54.4%। और 2024-25 की हम बात करें तो प्राइमरी सेक्टर सेम ही है 2023-24 के जैसे, यानी कि 19.7%। सेकेंडरी सेक्टर आप देखें मतलब कि इसके पहले यानी 2023-24 वाले से कम हुआ है, 25.3% रह गया है। जबकि टर्सरी सेक्टर में आप देखें कि इन पिछले दोनों वर्षों से ही जो है ज़्यादा वृद्धि होकर के कितना हुआ है, 55% हो गया। ठीक है, तो ये हमारा जो है नॉमिनल जीवीए की संरचना 2024-25 के बारे में जो दिया था वो हमने देखा। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे इनके द्वारा जो आगे आंकड़े बताए गए हैं उनको। तो स्थिर कीमतों पर वित्त वर्ष 2023-24 में मतलब कि 8.6% की वृद्धि दर की तुलना में वित्त वर्ष 2024-25 में वास्तविक जीवीए में 6.4% की जो वृद्धि है वो दर्ज की गई है। फिर आप देखिए नाम मात्र जीवीए यानी नॉमिनल जीवीए की वृद्धि दर वित्त वर्ष 2024-25 तथा वित्त वर्ष 23-24 में क्रमशः कितनी रही है, तो 2024-25 में आप देखिए 9.5% और 23-24 में ये 11.2% दर्ज है। फिर आगे देखिए, आगे जीवीए में क्षेत्रवार संरचना की जो वृद्धि दरें हैं वो दी गई हैं। तो सबसे पहले आपको उद्योग स्थिर मतलब कि 2011-12 कीमतों पर वर्ष 2024-25 का और चालू कीमतों पर 2024-25 का जो जीवीए क्षेत्रवार है, जीवीए में क्षेत्रवार संरचना की वृद्धि वो यहाँ पे दी गई है। तो चलिए देखते हैं। प्राइमरी सेक्टर में बात करें तो 2024-25 में स्थिर कीमत यानी कि जो आधार वर्ष है 2011-12 को इसमें माना गया है। तो 2024-25 में आप देखें कितना रहा है, तो मतलब कि 4.4%। और साथ में अगर चालू कीमतों पे देखें तो ये बढ़ करके कितना हुआ है, 9.5%। फिर आप देखिए कृषि, पशुपालन, वानिकी और मत्स्यिकी, तो इसमें आप देखिए 4.6% और चालू वाले में 10.4%। फिर आप देखिए खनन और उत्पादन, ठीक है, खनन और उत्खनन में आप देखिए तो 2024-25 में 2.7 और जबकि 2024-25 में चालू कीमतों पर आप देखें तो 1.6। ठीक है, अब द्वितीय क्षेत्र की यदि हम बात करें यानी सेकेंडरी सेक्टर की, तो सेकेंडरी सेक्टर में आप देखिए तो 2024-25 में ये 6.1%, जबकि चालू कीमतों पर ये 7.2% रहा है। विनिर्माण की बात करें तो 4.5% जो है वो 2024-25 में स्थिर कीमतों पर रहा है, जबकि चालू कीमतों पर ये 6.3% रहा है।
आगे देखिए विद्युत, गैस, जलापूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवाएं, तो ये 5.9 और 5.3% रही है। निर्माण में आप देखिए तो दोनों में ही यानी कि स्थिर कीमत और चालू कीमत दोनों में ही 9.4% रहा है। तृतीय क्षेत्र यानी हमारा टर्सरी सेक्टर में यदि हम देखें तो चालू कीमतों पर ये 10.6 रहा है, जबकि स्थिर कीमतों पर ये 7.2% रहा है। व्यापार, होटल, यातायात, संचार और प्रसारण संबंधी जो सेवाएं हैं उसमें आप देखिए स्थिर कीमतों पर 6.1%, जबकि चालू कीमत पर ये 8.9% रहा है। फिर आप देखिए वित्तीय, रियल एस्टेट एवं पेशेवर सेवाओं में 7.2% स्थिर कीमतों पर और चालू कीमतों पर 10.2%। लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाएं तो 8.9 जो है ये आपको स्थिर कीमतों पर और 13.4 जो है वो चालू कीमतों पर मिल जाएगा। आधार कीमतों पर GVA की यदि बात करें तो 6.4% स्थिर कीमत पर और चालू कीमत पे ये 9.5% हो जाएगा। हालांकि इस तरह के आंकड़े आज तक तो नहीं पूछे गए हैं, कल को पूछ लिए जाए तो नहीं बता सकते। अब हम देखेंगे ये वाला क्वेश्चन, ये वाला पॉइंट जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार ये क्वेश्चन बना हुआ है। क्या है कि भारत का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण कल्याणकारी दक्षता में वृद्धि, ठीक है, यानी कि DBT के बारे में हम देखने वाले हैं। तो भारत में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी कि DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर प्रणाली ने सरकारी कल्याण योजनाओं की डिलीवरी में आमूलचूल परिवर्तन किया है, ठीक है। ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन के द्वारा मतलब कि किए गए एक मात्रात्मक मूल्यांकन के मुताबिक, यानी कि ये एक फाउंडेशन है जिसका नाम क्या है, ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन। तो इन्होंने एक मूल्यांकन किया है जिसके तहत इन्होंने बताया कि भारत के प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण DBT प्रणाली ने कल्याणकारी वितरण में रिसाव को रोककर देश को अनुमानित 3.48 लाख करोड़ रुपए जो है बचाने में मदद की। तो जानते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से ना फ़ायदा क्या हुआ है, जो पहले मिड मैन आ जाते थे ना, अगर पेंशन आई है, पेंशन को जो है आपके मतलब खुद के खाते में नहीं आ रहा है, कहीं और आ रहा है, तो सामने वाला भी कुछ ना कुछ निकाल ही लेता था। अब जैसे किसानों को जो पैसे मिलते हैं उसमें डायरेक्ट किसानों के अकाउंट में आ जाते हैं, तो सारे के सारे 6,000 किसानों को ही मिल जाते हैं। जबकि यही अगर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र से ना आ रहा होता तो मिडिल मैन है वो कुछ ना कुछ खा जाते, ठीक है। तो अभी इससे काफ़ी फ़ायदा हुआ है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र से, तो ये काफ़ी मतलब सफल टाइप का एक तरीका है। आगे देखिए रिपोर्ट में ये भी पाया गया कि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के कार्यान्वयन के बाद से सब्सिडी आवंटन कुल सरकारी व्यय के 16% से घट करके 9% रह गया है, जो कि सार्वजनिक व्यय की दक्षता में एक बड़ा सुधार जो है वो दर्शाता है। यह मूल्यांकन बजटीय दक्षता, सब्सिडी युक्तिकरण और सामाजिक परिणामों पर DBT के प्रभाव की जांच करने के लिए 2009 से 2024 तक के आंकड़ों का जो है विश्लेषण करता है। और DBT की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उसमें से आपको एक JAM ट्रिनिटी यानी कि जन धन आधार मोबाइल ट्रिनिटी का उपयोग है, जिसका अर्थ क्या है, जनधन बैंक खाते, आधार विशिष्ट पहचान संख्या और मोबाइल फ़ोन। इस ढांचे ने बड़े पैमाने पर लक्षित और पारदर्शी हस्तांतरण को सक्षम किया है। आगे देखिए रिपोर्ट में कल्याणकारी दक्षता सूचकांक पेश किया गया है और इस सूचकांक यानी कि ये सूचकांक 2014 में 0.32 से लगभग 3 गुना बढ़ करके 2023 में 0.91 हो गया है, ठीक है, जो कि प्रभावशीलता और समावेशन दोनों में ही तेज वृद्धि को दर्शाता है। ठीक, अब आप देखिए कि रिपोर्ट से संबंधित जो अन्य तथ्य हैं वो कौन से हैं। तो DBT पूर्व युग यानी कि DBT के पहले का जो टाइम था 2009 से 13 के मध्य की बात करें तो सब्सिडी कुल व्यय का औसतन 16% थी, जो सालाना 2.1 लाख करोड़ रुपए थी तथा प्रणाली में काफ़ी रिसाव था। जबकि DBT के पश्चात यदि बात करें 2014 से 2024 के मध्य तो 2023-24 में सब्सिडी जो व्यय है वो कुल व्यय का 9% तक कम हो गया, जबकि लाभार्थी कवरेज जो है वो 16 गुना बढ़कर के 11 करोड़ से 176 करोड़ हुआ है। ठीक है, यानी कि सब्सिडी का जो व्यय था वो कम हुआ है, लेकिन जो लाभार्थी हैं जिनको लाभ मिल रहा है उनकी संख्या में वृद्धि हुई है DBT के आने के बाद। तो DBT के आने के बाद मतलब कि लाभ तो हुआ ही है, ये बात तो सबको मानना ही पड़ेगा। आगे देखिए कोविड-19 अपवाद। तो आपातकालीन वित्तीय उपायों के कारण 2020-21 वित्तीय वर्ष के दौरान सब्सिडी में अस्थायी वृद्धि हुई। हालांकि महामारी के बाद दक्षता में थोड़ा उछाल आया, जिससे प्रणाली की दीर्घकालिक प्रभावशीलता और मजबूत हुई। खाद्य सब्सिडी यानी कि PDS की बात करें तो 1.85 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है, जो कुल DBT बचत का 53% है और ये मुख्य रूप से आधार से जुड़े राशन कार्ड प्रमाणीकरण के कारण ही संभव हुआ है।
आगे देखिए मनरेगा, तो 98% मजदूरी समय पर हस्तांतरित की गई। डीबीटी संचालित जवाबदेही के माध्यम से 42,534 करोड़ रुपए की बचत हुई है। ठीक है। पीएम किसान की बात करें तो योजना से 2.1 करोड़ अयोग्य लाभार्थियों को हटा करके 22,106 करोड़ रुपए की बचत की गई है। और आगे देखिए तो उर्वरक सब्सिडी 158 लाख मीट्रिक टन उर्वरक की बिक्री कम हुई है, जिससे लक्षित वितरण के माध्यम से 18,699.8 करोड़ रुपए की बचत हुई है। ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे एक स्कीम, बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम है। अभी इसके 10 वर्ष भी पूरे हुए हैं, तो इस वजह से हमारे लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के देखिए 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, PMMY। शुरुआत देखिए अप्रैल 2015 में हुई थी, फंडिंग द अनफंडेड मिशन के साथ। ठीक है। इसका उद्देश्य छोटे गैर कारपोरेट असंगठित उद्यमियों को बिना प्रतिभूति यानी कि कोलेटरल फ्री जो ऋण उपलब्ध कराना है, ये इसका उद्देश्य था इस योजना का। 10 वर्षों के भीतर ये जो योजना है वित्तीय समावेशन का प्रमुख स्तंभ बनकर के उभरी है, और इसने ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के करोड़ों सूक्ष्म उद्यमियों को संगठित बैंकिंग प्रणाली से भी जोड़ने का काम किया। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत अब तक 52 करोड़ से अधिक जो ऋण खाते हैं, उनके द्वारा 33.65 लाख करोड़ से अधिक राशि जो है वो लघु और सूक्ष्म उद्योगों को प्रदान की गई है। आगे देखिए तमिलनाडु राज्य ने सर्वाधिक ऋण वितरण किया है। तो ध्यान रखिएगा, जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है उसके अंतर्गत सबसे ज़्यादा ऋण किसके द्वारा वितरित किया गया है? तो तमिलनाडु के द्वारा। ठीक है। हो सकता है आपको उत्तर प्रदेश दे दे, तो ज़्यादातर स्कीम्स में आप देखेंगे उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे रहता है, क्योंकि हमारे यहाँ की जनसंख्या अधिक है। तो आपको हो सकता है कि लग जाए कि हो सकता है यूपी हो, पर ऐसा नहीं है। सबसे ज़्यादा जो ऋण बांटने का काम किया है वो तमिलनाडु ने किया है। ठीक है। अप्रोक्सीमेट अब देखें कि 3.24 लाख करोड़ रुपए जो है ये इन्होंने इसके माध्यम से, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के माध्यम से दिया हुआ है। और उसके बाद फिर अपना नंबर आ रहा है उत्तर प्रदेश का, तो ये अप्रोक्स 3.1 लाख मतलब कि 14 लाख करोड़ रुपीज़ है। फिर कर्नाटक 3.2 लाख करोड़ रुपीज़ है। ठीक है। तो जो पहले टॉप 3 हैं उनको याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण बांटने के मतलब ऋण बांटने के रूप में टॉप 3 जो स्टेट्स हैं वो कौन है? तमिलनाडु, यूपी एंड कर्नाटका। ठीक है। फिर उसके बाद देखिए पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्यों ने भी प्रत्येक ने 2.7 से 2.8 लाख करोड़ रुपए जो है वो वितरित किए हैं। ठीक है। फिर देखिए केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर सबसे आगे है। लगभग 68% मुद्रा ऋण खाते महिला उद्यमियों हेतु स्वीकृत किए गए हैं। 50% मुद्रा ऋण लाभार्थी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग से आते हैं। कुल मुद्रा ऋण खाते में 11% खाता धारक अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं। यदि हम लोग केंद्र शासित प्रदेशों में बात करें तो केंद्र शासित प्रदेशों में आप देखिए जम्मू कश्मीर जो है ना वो सबसे ज़्यादा मतलब कि आगे है मुद्रा योजना के तहत ऋण बांटने के मामले में। आगे देखिए लगभग 68% जो मुद्रा ऋण खाते हैं वो महिला उद्यमियों के लिए स्वीकृत किए गए हैं। 50% मुद्रा जो ऋण लाभार्थी हैं वो आप देखिए SC, ST और जो OBC वर्ग है उनमें से आते हैं। ठीक है। कुल मुद्रा ऋण खातों में 11% खाता धारक जो है वो आपको अल्पसंख्यक समुदाय से मिल जाएंगे। श्रम मंत्रालय के द्वारा कराए गए कराए गए राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2015 से 18 के मध्य प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से लगभग 1.12 करोड़ शुद्ध अतिरिक्त जो नौकरियां हैं वो उत्पन्न हुई हैं। मुद्रा ऋणों में गैर निष्पादित परिसंपत्ति यानी NPA स्तर जो है वो उचित नियंत्रण 2023-24 में 3.4% में रहे हैं। ठीक है। अब आप देखिए कि जो ये योजना है ना इसमें ऋण आकार के अनुसार 4 श्रेणियों में इसको डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी श्रेणी है? तो शिशु, किशोर और तरुण। ठीक है। शिशु ऋण के अंतर्गत कितने से कितने तक का ऋण मिलता है? तो आप देखिए ₹50,000 तक का जो लोन है वो आपको कहाँ मतलब किस श्रेणी में मिल जाता है? तो शिशु वाले में। किशोर में आप देखिए तो 50,000 से आपको 5 लाख तक का लोन मिल जाएगा। तरुण में आप देखिए कि 5 लाख से अधिक और 10 लाख रुपए तक का जो लोन है वो मिल जाएगा। हाल ही में इसमें एक और जो है श्रेणी जोड़ दी गई है और वो श्रेणी कौन सी है? वो है तरुण प्लस। ठीक है। और इसके तहत आपको 10 लाख से अधिक और 20 लाख रुपए तक का जो लोन है वो मिल जाएगा। ठीक है। ध्यान से देख लीजिए तो तरुण प्लस है वो विशेष रूप से तरुण श्रेणी के लिए डिजाइन किए गए हैं जिन्होंने पहले ऋण लिया और
सफलतापूर्वक उसको चुकता कर दिया हो। IMF रिपोर्ट में मुद्रा योजना को सूक्ष्म उद्यम विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली जो पहल है वो बताया गया है। तो हमसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि जो IMF रिपोर्ट है ना, उसमें कौन सी योजना को सूक्ष्म उद्यम विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली पहल बताया गया है। तो ध्यान रखिएगा, वो IMF की जो रिपोर्ट है उसमें जो मुद्रा योजना है उसको ये चीज़ें बताई गई हैं। चलिए आगे देखेंगे। अगली खबर देखिए, तो अगली खबर है सेवा सुशासन गरीब कल्याण के 11 वर्ष जो है वो पूरे हुए हैं, भारत एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरा है। चलिए, तो अप्रैल 2025 में IMF के द्वारा जारी आंकड़ों के संदर्भ में नीति आयोग ने अपना जो है डाटा पब्लिक किया है और इन्होंने कहा कि भारत वर्ष 2025 में चौथी सबसे बड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्था बन गया, जो आत्मनिर्भर भारत के विजन के तहत घरेलू सुधारों और वैश्विक स्थिति से प्रेरित है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, जिसमें वास्तविक GDP 6.5% की दर से बढ़ रही है और जो सांकेतिक GDP है वो 106.57 लाख करोड़ रुपए, जो कि वर्ष 2014-15 से 3 गुना बढ़कर के 331.03 लाख करोड़ रुपए 2024-25 में हो गई है। ठीक है, आगे देखिए, संचयी FDI प्रवाह 1.05 ट्रिलियन US डॉलर तक पहुंच गया है, जिसमें अकेले वित्त वर्ष 2025 के पहले 9 महीने में इक्विटी प्रवाह में रिकॉर्ड 27% की वृद्धि हुई है। ठीक है, लक्षित राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों के माध्यम से मुद्रास्फीति को औसतन 8.2% 2004 से 14 के मध्य जो कि आंकड़े निकल के आए थे वो, इससे घटाकर लगभग 5% 2015 से 25 के मध्य कर दिया गया है। खुदरा मुद्रास्फीति 2024-25 में गिर करके 4.6% हो गई है, जो कि 2018-19 के बाद से सबसे कम है। ठीक है, आगे देखिए, भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है और वर्ष 2030 तक 7.3 ट्रिलियन US डॉलर की अनुमानित GDP के साथ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर अग्रसर है। ठीक है, आगे देखिए, तो हमारा जो लक्ष्य है ये ध्यान से देखिए कि 2030 तक हम लोग 7.3 ट्रिलियन US डॉलर की अनुमानित GDP के साथ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आगे देखिए, कोविड-19 के दौरान 29.8 लाख करोड़ रुपए के आत्मनिर्भर भारत पैकेज ने ये जो हमारी इकोनॉमी है उसको बचा के रखा है। पिछले दशक में भारत की GDP में उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ है। मौजूदा कीमतों पे आप देखें तो GDP वर्ष 2014-15 में जहां 106.57 लाख करोड़ रुपए थी, वहीं अब 2024-25 में बढ़ करके ये कितनी हो गई है, 331.03 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, चलिए आगे देखिए, और ये केवल 10 वर्षों में कि लगातार 3 गुना की वृद्धि को दर्शा रहा है। अकेले 2024-25 में आप देखें तो सांकेतिक GDP पिछले वर्ष की तुलना में 9.9% रही है। ठीक है, जबकि वास्तविक GDP स्थिर कीमतों पर 6.5% बढ़ी, जो निरंतर आर्थिक गति को दर्शाती है। इसी अवधि के दौरान वास्तविक जो हमारा GVA है वो 6.4% और सांकेतिक GVA जो है वो 9.5% तक बढ़ा है। सेवा क्षेत्र GVA में सबसे स्थिर योगदानकर्ता बना हुआ है, जिसका अंश वित्त वर्ष 2014 में 50.6% था और जो अभी बढ़ करके 2025 में कितना हो गया है, 55% हो गया है। ठीक है, और यह लगभग 30% कार्यबल को रोजगार भी प्रदान करता है। आगे देखिए, कर राजस्व रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है। वित्त वर्ष 2026 के लिए कर GDP जो अनुपात है वो 12% रहने का अनुमान है। भारत के कुल निर्यात में पिछले दशक में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जो वर्ष 2013-14 में 468 बिलियन US डॉलर से बढ़कर के 2024 में 825 बिलियन US डॉलर हो गया है, जो कि लगभग 76% की पर्याप्त वृद्धि को दर्शा रहा है। अब हम लोग देखें कि सेवाओं का निर्यात जो है दुगने से अधिक हुआ है, जो कि 2013-14 में जहां 158 बिलियन US डॉलर था, वहीं 2024-25 में बढ़कर के 387 बिलियन US डॉलर हो गया है, जो कि उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शा रहा है। आगे देखिए, वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के निर्यात में उछाल आया है। इसके शीर्ष 3 निर्यात जो क्षेत्र हैं उनको देख लीजिए। सबसे ज़्यादा हमने जो निर्यात किया है वो इंजीनियरिंग सामान है, दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक सामान, तीसरा है दवाएं और फार्मास्यूटिकल्स। ठीक है, अगर हम देखें कि भारत का जो गैर पेट्रोलियम निर्यात है वो 374.1 मिलियन US डॉलर वित्त वर्ष 2024-25 के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुँच गया है।
अब आप देखिए कि जो क्षेत्र हैं जैसे सेवा मतलब कि जो हमने इंजीनियरिंग वस्तुएं, इलेक्ट्रॉनिक और फार्मास्यूटिकल्स को निर्यात किया है, तो किस स्थान पर किसको निर्यात किया है ये बताया गया है। जैसे अगर इंजीनियरिंग वस्तुओं की बात करें तो सबसे ज़्यादा हमने इंजीनियरिंग वस्तुओं को यूएस में मतलब कि निर्यात किया, उसके बाद यूएई, देन सऊदी अरब, देन यूके, देन जर्मनी, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं हमने सबसे ज़्यादा कहाँ निर्यात किए हैं, तो यूएई में, उसके बाद यूएसए, उसके बाद नीदरलैंड, उसके बाद यूके, उसके बाद इटली, ठीक है। फिर आप देखिए ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स की यदि हम बात करें तो भारत मात्रा के संदर्भ में भारत विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर है फार्मास्यूटिकल्स के निर्यात में, ठीक है। इस बाजार के वर्ष 2030 तक 130 बिलियन यूएस डॉलर और 2047 तक 450 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। आगे देखिए वित्तीय वर्ष 2021-22 में अब तक का सबसे अधिक वार्षिक एफडीआई प्रवाह 84.84 बिलियन यूएस डॉलर प्राप्त हुआ है। और पिछले 10 वित्तीय वर्षों 2014 से 2024 में एफडीआई प्रवाह आप देखें तो 66,774 बिलियन यूएस डॉलर रहा है, ठीक है। और ये पिछले 24 वर्षों में दर्ज कुल एफडीआई, और ये कितना है 931.32 बिलियन यूएस डॉलर का लगभग 67% है, ठीक है। तो एफडीआई में आप देखिए 26% की उछाल वित्त वर्ष 2024-25 की पहली छमाही में एफडीआई 42+ बिलियन यूएस डॉलर पर पहुंच गया और 90% से अधिक एफडीआई इक्विटी प्रवाह जो है वो स्वचालित मार्ग के तहत हमें प्राप्त हुआ है। और 6.3 करोड़ से अधिक उद्यमों के साथ एमएसएमई क्षेत्र रोजगार सृजन और उद्यमिता में कृषि के बाद दूसरे स्थान पर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, ठीक है। यानी कि सबसे ज़्यादा तो हम लोग एग्रीकल्चर ही कर रहे हैं, उसके बाद आप देखें कि दूसरे नंबर पे एमएसएमई जो है ना वो रोजगार दे रहा है। तो पहले से भी ये आंकड़े रहे हैं यही कि सबसे ज़्यादा रोजगार हमारे यहाँ एग्रीकल्चर जो है क्षेत्र में ही मिलता है, दूसरे पे अपना एमएसएमई है, ठीक है। आगे देखिए वित्त वर्ष 2017-18 में डिजिटल भुगतान लेन देन 2071 करोड़ रुपए से बढ़कर के 23-24 में कितना हुआ है तो 18,737 करोड़ रुपए हो गया है, जिसने 44% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से CAGR हासिल किया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और आगे देखिए कि इसी अवधि में लेन देन का जो मूल्य है वो 11% की CAGR के साथ 1962 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर के 3659 लाख करोड़ रुपए हो गया है, ठीक है। और भारत के स्वदेशी रूप से विकसित जो यूपीआई और रुपे कार्ड है डिजिटल भुगतान को सक्षम करने के लिए विश्व स्तरीय जो प्लेटफॉर्म है वो बन चुके हैं। वर्तमान में यूपीआई पूरी तरह से कार्यात्मक और इसका प्रयोग आप देखिए यूएई, नेपाल, भूटान, सिंगापुर, मॉरिशस, फ्रांस तथा श्रीलंका में किया जा रहा है। ध्यान से देख लीजिए कहाँ कहाँ यूपीआई का प्रयोग हो रहा है। एक तो यूएई में हो रहा है, नेपाल, भूटान, सिंगापुर, मॉरिशस, फ्रांस और श्रीलंका में, ठीक है। रुपे कार्ड जो है इसकी यदि बात करें तो रुपे कार्ड यूएई, नेपाल, भूटान, सिंगापुर और मॉरिशस में इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए अपना जो केंद्रीय बजट 2025-26 के आंकड़े दिए हुए हैं उन्हें भी देख लेते हैं, ठीक है। तो इससे जो क्वेश्चंस बनते हैं सबसे ज़्यादा वो भी हम आपको बताते चलेंगे, ठीक है। यानी कि जो जो क्वेश्चंस बने हुए हैं हमारे आरओ में वो बताते चलेंगे। चलिए तो आप देखिए तेलुगु कवि हैं और नाटककार हैं, नाम क्या है, श्री गुरुजादा अप्पा राव। इनका एक प्रसिद्ध कथन है और वो कथन क्या है, कोई देश केवल उसकी मिट्टी से नहीं बल्कि उसके देश के लोगों से बनता है, ठीक है। यानी कि देश जो है ना अगर है तो केवल उसकी मिट्टी की वजह से वो देश नहीं है, वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं ना वहाँ से वो देश बनता है, ठीक है। यानी कि लोगों से मिलकर के देश बना है कुल मिलाकर की ये बात है। और ये कथन किसका है, तो ये कथन है तेलुगु कवि और नाटककार श्री गुरुजादा अप्पा राव का, ठीक है। चलिए आगे देखिए। और इसी कथन को उद्धृत करते हुए जो हमारी केंद्रीय वित्त एवं कारपोरेट कार्य मंत्रालय के मंत्री हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, और इन्हीं के द्वारा 1 फरवरी 2025 को जो हमारा केंद्रीय बजट 2025-26 है वो प्रस्तुत किया गया, ठीक है। चलिए और इस बजट में सबका विकास लक्ष्य के साथ समस्त क्षेत्रों को संतुलित विकास का भी लक्ष्य रखा गया है। तो ध्यान रखना है कि सबका विकास जो है ये इसका लक्ष्य है, ठीक है। और समस्त क्षेत्रों के संतुलित विकास का लक्ष्य भी रखा गया और इसी लक्ष्य के अनुरूप वित्त मंत्री ने विकसित भारत के व्यापक सिद्धांतों का उल्लेख किया। और वो जो विकसित भारत के व्यापक सिद्धांत हैं वो कौन से हैं उनको जरूर देख लीजिए, हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। जैसे पहला कौन सा है, गरीबी से मुक्ति। दूसरा है 100% अच्छे स्तर की स्कूली शिक्षा। तीसरा बेहतरीन, सस्ती और सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच। चौथा देखिए
100% कुशल कामगार के साथ सार्थक रोजगार। 5वां, आर्थिक गतिविधियों में 70% महिलाएं। और 6वां देखिए, हमारे देश को फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनाने वाले किसान। ठीक है, तो टोटल आपको 6 व्यापक सिद्धांतों के बारे में बताया गया है, ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, आगे देखिए, बजट में प्रस्तावित विकास जो उपाय है गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी ध्यान में रख करके किया गया। पिछले बजट में भी यही किया गया था, जो 10 व्यापक क्षेत्रों तक फैला हुआ है। तो ध्यान से देखिएगा कि जो मतलब कि बजट में प्रस्तावित विकास उपाय है वो गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी को ध्यान में रख करके किया गया है। ठीक है, तो जो 10 व्यापक क्षेत्र हैं उनको भी देख लीजिए। पहला तो कृषि के विकास और उत्पादकता को गति प्रदान करना, और दूसरा है ग्रामीण संपन्नता और अनुकूल निर्माण। ठीक है, तीसरा देखिए, समावेशी प्रगति के पथ पर सबको साथ लेकर के चलना, और चौथा है भारत में विनिर्माण बढ़ाना तथा मेक इन इंडिया को और आगे ले जाना। 5वां देखिए, एमएसएमई को सहायता देना। 6ठा, रोजगार द्वारा विकास को समर्थ बनाना, और 7वां देखिए, जनता, अर्थव्यवस्था तथा नवाचार में निवेश करना। 7वां देखिए, ऊर्जा आपूर्ति को सुनिश्चित करना। 9वां देखिए, निर्यात को बढ़ावा देना तथा 10वां है नवाचार को पोषित करना। ठीक है, तो ये जो बजट है ना उसका उद्देश्य क्या है, तो इस बजट का उद्देश्य 6 क्षेत्रों कराधान, ऊर्जा क्षेत्र, बिजली क्षेत्र, शहरी विकास, खनन, वित्तीय क्षेत्र तथा विनियामक सुधार में परिवर्तनकारी सुधार करना है। तो ये जो 6 क्षेत्र हैं इनका नाम याद रखिएगा। एक तो कराधान, दूसरा ऊर्जा क्षेत्र, तीसरा है शहरी विकास, चौथा है खनन, 5वां है वित्तीय क्षेत्र तथा विनियामक सुधार 6वां है। ठीक है, चलिए, केंद्रीय बजट में रेखांकित किया गया है किसको किसको, तो कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात को। और ये विकसित भारत की यात्रा के 4 शक्तिशाली इंजन है। मेरे ख्याल से पिछली बार भी इन्हीं चारों को रखा गया था, ध्यान रखिएगा कि 4 शक्तिशाली इंजन है। कौन से, एक तो एग्रीकल्चर है, दूसरा है एमएसएमई, तीसरा है इन्वेस्टमेंट और चौथा है निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट। चलिए आगे देखेंगे। और इसमें सुधार को ईंधन के रूप में, समावेशिता को मार्गदर्शक प्रेरणा के रूप में तथा विकसित भारत को लक्ष्य के रूप में रखा गया है। तो ध्यान से देखिए कि जो हमारा मतलब कि बजट है इसमें सुधार को एज अ ईंधन के रूप में रखा गया है, जबकि जो समावेशिता है इसको मार्गदर्शक के रूप में, और मतलब कि जो हमारा विकसित भारत है उसको लक्ष्य के रूप में रखा गया है। चलिए आगे देखेंगे। अब सबसे पहला जो इंजन है उसके रूप में एग्रीकल्चर को देखिए। तो बजट में राज्यों की भागीदारी के साथ प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना शुरू करने की घोषणा की गई है। ठीक है, तो पहली योजना जो शुरू करने की घोषणा की गई है देखिए, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। और इसके अंतर्गत कम उत्पादकता, कम फसलों की बुआई तथा औसत से कम ऋण मानदंडों वाले 100 जिलों को शामिल किया जाएगा। और इस योजना का उद्देश्य क्या है, संवर्धित कृषि उत्पादकता, फसल विविधता और सतत कृषि पद्धतियों को अपनाना, पंचायत और ब्लॉक स्तर पर फसल कटाई के बाद भंडारण बढ़ाना, सिंचाई की सुविधाओं में सुधार करना तथा दीर्घ अवधि और लघु अवधि ऋण की उपलब्धता को सुविधाजनक बनाना। ठीक है, और इस कार्यक्रम से 1.7 करोड़ किसानों को मदद मिलने की संभावना है। साफ साफ पूछा जा सकता है कि कितने करोड़ किसानों को इससे मदद मिलने की संभावना है, तो 1.7 करोड़। आगे देखिए, राज्यों की भागीदारी से एक व्यापक बहुक्षेत्रीय ग्रामीण संपन्नता और अनुकूलन निर्माण जो कार्यक्रम है ये प्रारंभ किया जाएगा। अब देखिए, तो प्रथम चरण में 100 विकासशील कृषि जिलों को शामिल किया जाएगा। और आगे देखिए, ग्रामीण संपन्नता और अनुकूलन निर्माण, तो ये कार्यक्रम जो है निम्नलिखित पर केंद्रित होगा। पहला क्या है कि मतलब जो ग्रामीण महिलाएं हैं इनके लिए उद्यम विकास और रोजगार और वित्तीय स्वतंत्रता को उत्प्रेरित करना, युवा किसानों और ग्रामीण युवाओं के लिए नए रोजगार और व्यवसायों के सृजन में तेजी लाना, विशेष रूप से सीमांत और छोटे किसानों के लिए उत्पादकता में सुधार और भंडारण हेतु कृषि संवर्धन और आधुनिकीकरण तथा भूमिहीन परिवारों के लिए विविध अवसर जो है वो उत्पन्न करना। ठीक है, फिर आप देखिए, केंद्रीय वित्त मंत्री ने घोषणा किया है क्या कि सरकार जो है ना वो तूर, उड़द और मसूर पर विशेष ध्यान के साथ दालों में आत्मनिर्भर बनने के लिए एक 6 वर्षीय दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन जो है वो स्टार्ट करेगी। ध्यान रखना है कि जो दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन है उसको 6 वर्ष के लिए स्टार्ट किया जाएगा। और स्पेशली कौन कौन सी दाल है, तूर जिसको हम लोग अरहर कहते हैं, उड़द और मसूर। ठीक है, डायरेक्ट ये पूछा जाएगा, तीनों दाल का नाम ध्यान रखिएगा, तूर यानी कि अरहर, उड़द और मसूर। ठीक है, और 6 वर्षीय ये कार्यक्रम है दालों में आत्मनिर्भर बनने के लिए। फिर आप देखिए, दलहनों में आत्मनिर्भरता के लिए जो मिशन है तो ये मिशन निम्नलिखित पर बल देगा। पहला, जलवायु अनुकूल बीजों का विकास और वाणिज्यिक उपलब्धता। दूसरा, प्रोटीन की मात्रा में वृद्धि। और तीसरा है उत्पादकता बढ़ाना।
चौथा देखिए फसल कटाई के बाद भंडारण और प्रबंधन में सुधार करना तथा किसानों के लिए लाभकारी मूल्य जो है वो सुनिश्चित करना। फिर हम देखेंगे आगे, तो ये जो बिहार में मखाना बोर्ड स्थापित किया जाएगा, ये पिछले वाले बजट में भी बात इसकी की ही गई थी। तो मखाने के उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन तथा विपणन में सुधार करने के लिए बिहार में जो मखाना बोर्ड है वो स्थापित किया जाएगा। फिर देखिए राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन का कार्यान्वयन किया जाएगा, जिसका उद्देश्य क्या होगा, अनुसंधान परिवेश को बढ़ावा देना, उच्च पैदावार, कीट प्रतिरोधी तथा जलवायु अनुकूल के गुणों से संपन्न बीजों का लक्षित विकास और प्रचार करना, और 3 जुलाई 2024 से जारी किए गए बीजों की 100 से अधिक किस्मों को वाणिज्यिक स्तर पर उपलब्ध कराना। ठीक है, आगे देखिए भारत जो है वो मत्स्य उत्पादन और जलीय कृषि के क्षेत्र में विश्व भर में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ध्यान से देखिए, आराम से क्वेश्चन बन सकता है कि जो हमारा भारत देश है वो मत्स्य और जलीय उत्पादन जो है उसमें कौन से स्थान पे है, तो ये जो है दूसरे पे है। अब जाहिर सी बात है कि चाइना ही इसमें टॉप पे होगा क्योंकि चाइना ही इन सब में टॉप पे रहा है। एक बार ना हमसे पूछा गया था कि मत्स्य उत्पादन में भारत देश कौन से स्थान पे है, तो वो तो दूसरे पे है वर्तमान में, और उस टाइम पे पहला पूछा गया था कि पहले स्थान पे कौन है, तो उस टाइम पे उत्तर था चाइना। मेरे ख्याल से अभी भी चाइना ही होगा। चलिए, कपास कृषि की उत्पादकता तथा वहनीयता में पर्याप्त सुधार लाने हेतु एक 5 वर्षीय कपास उत्पादकता मिशन स्टार्ट करने की घोषणा की गई है। तो इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, 5 वर्षीय है। ठीक है, बाकी तो लिखा रहेगा तो हम समझ ही जाएंगे कि कपास उत्पादकता मिशन ही होगा। चलिए, इस 5 वर्षीय मिशन से कपास के लंबे रेशे वाली जो किस्म है इनको बढ़ावा मिलेगा और गुणवत्तापूर्ण कपास की निरंतर आपूर्ति जो है वो सुनिश्चित होगी। चलिए आगे देखेंगे। और संशोधित ब्याज योजना के अंतर्गत किसान क्रेडिट कार्डों के माध्यम से 7.7 करोड़ किसानों, मछुआरों तथा डेयरी किसानों को मिलने वाले अल्पकालिक जो ऋण है इनकी सीमा को 3 लाख से बढ़ाकर के 5 लाख रुपए करने की जो घोषणा है वो की गई है। यूरिया की आपूर्ति और अधिक बढ़ाने हेतु नामरूप, तो ये कहा है असम के नामरूप में 12.7 लाख मीट्रिक टन की वार्षिक उत्पादन क्षमता वाला एक संयंत्र स्थापित किया जाएगा। तो ध्यान से देख लीजिए कहाँ पे स्थापित किया जाएगा, असम के नामरूप में। ठीक है, अब देखिए दूसरे इंजन के रूप में अपना MSME ही है, तो इसको भी देख लीजिए। तो वित्त मंत्री ने विकास के लिए सूक्ष्म, लघु और उद्यम मध्यम उद्यम है, जिसको हम MSME शॉर्ट में कहते हैं, जिसकी संख्या 5.7 करोड़ है, इसको दूसरा शक्तिशाली इंजन बताया है, क्योंकि ये क्षेत्र देश के निर्यात में 45% का योगदान कर रहे हैं। ठीक है, वर्तमान में 7.5 करोड़ लोगों को रोजगार देने वाले और विनिर्माण में 36% का योगदान करने वाले 1 करोड़ से अधिक पंजीकृत MSME भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और MSME को अधिक व्यापक पैमाने पर दक्षता, प्रौद्योगिकी उन्नयन तथा पूंजी तक बेहतर पहुंच की सुविधा प्राप्त करने में उनकी सहायता करने के उद्देश्य से सभी MSME के वर्गीकरण हेतु निवेश और कारोबार की सीमाओं को क्रमशः 2.5 गुना और 2 गुना तक बढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ रुपए करोड़ में जो निवेश किए गए हैं वो निवेश कितना है और कारोबार क्या है ये भी देख लीजिए। तो सूक्ष्म उद्यम वर्तमान में 1 और संशोधित में जो है वो 2.5 रखा गया है। कारोबार में वर्तमान में 5, जिसको संशोधित करके 10 कर दिया गया है। ठीक है, लघु उद्यम में देखिए पहले जो है वर्तमान में 10, जिसको संशोधित करके 25 किया गया, और वर्तमान में जो कारोबार है लघु उद्यम में वो वर्तमान में 50 था, जिसको संशोधित करके 100 किया गया है। मध्यम उद्यम में जहां कि वर्तमान में 50 था निवेश और बढ़ा करके इसको 125 किया गया है। कारोबार में जहां 250 था वर्तमान में, उसको संशोधित करके 500 तक किया गया है। ठीक है, चलिए इसके अलावा गारंटी कवर के साथ ऋण उपलब्धता को बढ़ावा देने हेतु भी कुछ उपायों की घोषणा की गई है। जैसे ऋण तक पहुंच में सुधार के लिए ऋण गारंटी कवर को बढ़ाया जाएगा, जिसमें पहला देखिए तो सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए 5 करोड़ से बढ़ा करके 10 करोड़, जिससे अगले 5 वर्षों में 1.5 लाख करोड़ के अतिरिक्त ऋण जो है वो उपलब्ध होंगे। फिर आप देखिए स्टार्टअप के लिए 10 करोड़ रुपए से बढ़ा करके 20 करोड़ रुपए, जिसमें आत्मनिर्भर भारत के लिए महत्वपूर्ण 27 प्रमुख क्षेत्रों में ऋणों के लिए गारंटी शुल्क कम करके 1% किया जाएगा। और तीसरा देखिए उत्तम तरह से चल रहे निर्यातक MSME के लिए फॉर वेल रन एक्सपोर्टर MSME 20 करोड़ तक के सावधि ऋण इसमें दिए जाएंगे। अब देखिए उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत जो सूक्ष्म उद्यम है इनके लिए 5 लाख की सीमा वाले
विशेष अनुकूल जो क्रेडिट कार्ड हैं वो शुरू किए जाएंगे और पहले वर्ष में 10 लाख कार्ड जो है वो जारी किए जाएंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए कि जो उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमों के लिए टोटल 5 लाख की सीमा वाले विशेष अनुकूल जो क्रेडिट कार्ड हैं वो जारी करने हैं, लेकिन जो पहला साल है उसमें 10 लाख कार्ड जो है वो जारी किए जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए 5 लाख महिला अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के नए उद्यमियों के लिए एक नई योजना शुरू की जाएगी और इससे अगले 5 वर्षों के दौरान 2 करोड़ तक की जो सावधि ऋण है वो उपलब्ध होगा। फिर देखिए पूर्वोदय में सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता और प्रबंधन संस्थान जो है वो स्थापित किया जाएगा। ध्यान से देख लीजिए कहाँ पे, तो ये बिहार में किया जाएगा। ठीक है, मेक इन इंडिया पहल को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से लघु मध्यम और जो बड़े उद्यम हैं उनको शामिल करते हुए जो राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन है उसकी स्टार्टिंग जो है वो की गई है। ठीक है, चलिए, और ये राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की यदि बात करें तो मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाना, इस मिशन के अधिदेश में 5 ध्यान दिए जाने वाले क्षेत्र शामिल होंगे। व्यवसाय करने की सुगमता और लागत, मांग वाली नौकरियों के लिए भावी तैयार कार्यबल, जीवंत और गतिशील एमएसएमई क्षेत्र, प्रौद्योगिकी की उपलब्धता और गुणवत्ता युक्त उत्पाद। ठीक है, अब देखिए तीसरे इंजन के रूप में कौन सा है, तो तीसरे इंजन के रूप में निवेश है। निवेश को देख लेते हैं, तो केंद्र सरकार के द्वारा तीसरे इंजन के रूप में निवेश को शामिल किया गया है, जिसमें शामिल है लोगों में निवेश, अर्थव्यवस्था में निवेश तथा नवाचार में निवेश। ठीक है, तो ये जो वो है ना, मतलब कि एक तरह से वाक्य है, इसको याद रखिएगा कि लोगों में निवेश, अर्थव्यवस्था में निवेश तथा नवाचार में निवेश। ठीक है, तो बच्चों में जिज्ञासा और नवाचार की भावना उत्पन्न करने तथा वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50,000 जो है अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। इसको बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, 5 साल में सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग जो प्रयोगशालाएं हैं वो मतलब कि स्थापित की जाएंगी। और ये कहाँ पे की जाएंगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे उत्तर प्रदेश में तो आपने देखा कि 6,000 से भी ज़्यादा जो स्कूल हैं वो तो बंद किए जा रहे हैं। खैर चलिए देखते हैं, वैसे भी उत्तर प्रदेश में कुछ परिवर्तन होने वाला है नहीं। चलिए आगे देखिए, बच्चों में जिज्ञासा और ये हो गया। फिर वैश्विक विशेषज्ञता और भागीदारी के साथ 5 राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र, जिसे नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग कहा जा रहा है, इसको स्थापित किया जाएगा ताकि मेक फॉर इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड विनिर्माण के लिए आवश्यक कौशलों के साथ युवाओं को सुसज्जित किया जा सके। ठीक है, वैसे भी बजट वगैरह में ना बहुत सारी फेंकू चीज़ें आती हैं जो हम लोगों का दिमाग ख़राब करती हैं केवल और केवल एग्ज़ाम के लिए। बाकी तो ठीक है, बस देख लो भैया कुछ होता वगैरह है कि नहीं है, ये तो आप लोग मुझसे ज़्यादा अच्छे से जानते होंगे। खैर आगे देखिए, 2023 में कृषि, स्वास्थ्य और धारणीय शहरों के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता संबंधी 3 उत्कृष्टता केंद्रों की घोषणा की गई है। अब 500 करोड़ के कुल परिव्यय से शिक्षा हेतु कृत्रिम बुद्धिमत्ता संबंधी एक उत्कृष्टता केंद्र जो है वो स्थापित किया जाएगा। ठीक है, स्कूल और उच्च शिक्षा के लिए भारतीय भाषाओं की पुस्तकें डिजिटल रूप में उपलब्ध कराने के लिए भारतीय भाषा पुस्तक योजना को स्टार्ट किया गया है, यानी कि लागू किया जाएगा। बजट में पूंजीगत व्यय और सुधारों के लिए प्रोत्साहन हेतु राज्यों को 50 वर्ष की अवधि वाले ब्याज मुक्त ऋणों हेतु 1.5 लाख करोड़ के परिव्यय का जो प्रस्ताव है वो मतलब कि किया गया है। 2021 में घोषित प्रथम परिसंपत्ति मौद्रीकरण योजना जो है, इसकी सफलता को आगे बढ़ाते हुए नई परियोजनाओं में 10 लाख करोड़ की पूंजी निवेश के लिए 2025 से 30 हेतु द्वितीय परिसंपत्ति मौद्रीकरण जो योजना है उसको स्टार्ट किया गया है या किया जाएगा। और 2019 से 15 करोड़ से अधिक परिवारों को नल और पेयजल प्रदान किया जा रहा है, जो ग्रामीण आबादी का 80% हिस्सा है। आपको पता है हम लोगों के यहाँ वो जो हर घर नल वाली व्यवस्था है ना, वो हुई है लगभग 3 महीने हो गए हैं। 3 महीने पहले आए थे, नल उल गाड़ के चले गए हैं और आज तक उसमें पानी नहीं आया है। बहुत सारे लोगों का तो नल जो है वो जानवरों के द्वारा तोड़ भी दिया गया है, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। मेरे भी जो नल लगा हुआ था ना, उसको जानवरों ने तोड़ दिया है। तो सरकार का जो काम है इस तरह से चलता है। खैर आगे चलिए, 100% कवरेज हासिल करने हेतु कुल परिव्यय के साथ जल जीवन मिशन का विस्तार 2028 तक करने की घोषणा की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लीजिएगा कि जो जल जीवन मिशन है ना, उसको कब तक के लिए मतलब कि विस्तारित कर दिया गया है, तो 2028 तक। ठीक है, चलिए जुलाई 2024 के बजट में घोषित विकास केंद्रों के रूप में शहर
शहरों का सृजनात्मक पुनर्विकास तथा जल और स्वच्छता के लिए प्रस्तावों को कार्यान्वित करने हेतु सरकार 1 लाख करोड़ की शहरी चुनौती निधि यानी अर्बन चैलेंज फंड जो है वो स्थापित करेगी। ठीक है। सरकार के ऊर्जा परिवर्तन संबंधी प्रयासों के लिए 2047 तक कम से कम 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा का जो विकास है वो अत्यावश्यक है और लघु मॉड्यूलर रिएक्टर जिसे SMR कहा जाता है, इसके अनुसंधान और विकास के लिए 20,000 करोड़ के परिव्यय के साथ एक परमाणु ऊर्जा मिशन यानी न्यूक्लियर मतलब कि एनर्जी मिशन स्थापित किया जाएगा और सामुद्रिक उद्योग के लिए दीर्घावधि वित्त पोषण हेतु 25,000 करोड़ की निधि के साथ एक केंद्र सामुद्रिक विकास निधि जो है इसको स्थापित किया जाएगा। ठीक है। और साथ में इसमें केंद्र सरकार द्वारा 49% तक अंशदान किया जाएगा और शेष राशि पत्तन और निजी क्षेत्रों से जुटाई जाएगी। चलिए देखते हैं आगे कि भविष्य में खाद्य और पोषण के लिए 10 लाख जर्म प्लाज्म लाइनों के साथ दूसरे जीन बैंक की स्थापना की जाएगी, तो इसको ध्यान से देख लीजिए। और बुनियादी भूस्थानिक अवसंरचना और डाटा विकसित करने हेतु राष्ट्रीय भूविज्ञानिक मिशन या भूस्थानिक मिशन या नेशनल जियोस्पैटियल मिशन जो है वो स्टार्ट किया जाएगा। PM गति शक्ति का उपयोग करते हुए ये मिशन भू अभिलेखों, शहरी योजना और अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के डिजाइन के आधुनिकीकरण की जो सुविधा है वो प्रदान करेगा। आगे देखेंगे हम लोग शैक्षणिक संस्थानों, संग्रहालयों, पुस्तकालयों और निजी संग्रहकर्ताओं के साथ हमारी पांडुलिपि के सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण और संरक्षण की एक ज्ञान भारतम मिशन जो है वो शुरू किया जाएगा। देख लीजिए इसको। और इसमें 1 करोड़ से अधिक जो पांडुलिपियां हैं ना उनको शामिल किया जाएगा, तो ध्यान से देखिए। ज्ञान भारतम मिशन स्टार्ट किया जाएगा, इसमें 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों को शामिल किया जाएगा। और ज्ञान के आदान प्रदान के लिए भारतीय ज्ञान प्रणाली का एक राष्ट्रीय डिजिटल संग्रह जो है वो स्थापित किया जाएगा। चौथे जो ईंधन है उसके रूप में निर्यात को देख लीजिए। ठीक है। तो क्षेत्रीय और मंत्रालयी लक्ष्यों के साथ एक निर्यात संवर्धन मिशन यानी एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन जो है वो स्टार्ट किया जाएगा। व्यापार प्रलेखीकरण और वित्त पोषण समाधानों के लिए एक एकीकृत प्लेटफॉर्म के रूप में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु भारत ट्रेड नेट यानी कि BTN नामक एक डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना स्थापित की जाएगी। बजट में बीमा क्षेत्र के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को 74% से बढ़ा करके 100% करने की घोषणा की गई है। ठीक है। और ये संवर्धित सीमा उन कंपनियों के लिए उपलब्ध होगी जो भारत में संपूर्ण प्रीमियम का निवेश करेंगी। चलिए आगे देखिए। प्रतिस्पर्धी समन्वित संघवाद यानी कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, इसकी भावना को आगे बढ़ाने के लिए 2025 में राज्यों का निवेश अनुकूल सूचकांक यानी इन्वेस्टमेंट मतलब कि फ्रेंडलीनेस इंडेक्स ऑफ स्टेट्स जो है वो स्टार्ट किया जाएगा। सरकार के द्वारा जन विश्वास अधिनियम 2023 में 180 से अधिक कानूनी प्रावधानों को गैर आपराधिक घोषित कर दिया गया था। सरकार अब विभिन्न कानूनों में 100 से अधिक प्रावधानों को गैर आपराधिक बनाने के लिए जन विश्वास विधेयक 2.0 जो है वो लाएगी। ठीक है। और जुलाई 2024 के बजट में घोषित सीमा शुल्क दर मतलब की संरचना की व्यापक समीक्षा के भाग के रूप में जो 7 टैरिफ दर हैं उनको हटाने का प्रस्ताव किया गया है। 2023-24 के बजट में हटाई गई 7 टैरिफ दरों के अतिरिक्त है ये, यानी कि 2023-24 में जो बजट आया था ना उसमें भी 7 जो टैरिफ है उनको हटाया गया था और फिर से इस बार 7 टैरिफ हटा दिया गया है। इसके बाद जो शेष बची हुई टैरिफ दरें हैं वो 0 दर सहित टोटल 8 जो है वो रह जाएंगी। ठीक है। चलिए 6 जीवन रक्षक दवाओं को 5% के रियायती सीमा शुल्क आने वाली सूची मतलब आने वाली दवाओं की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव किया गया है और 2014 के तुरंत बाद 0 कर यानी स्लैब को मतलब बढ़ा करके 2.5 लाख किया गया है, जिसे वर्ष 2019 में बढ़ा करके 5 लाख और 2023 में इसे 7 लाख किया गया था। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और नई कर व्यवस्था के अंतर्गत 12 लाख तक की जो आय है अर्थात विशिष्ट दर आय जैसे पूंजीगत लाभ को छोड़ करके 1 लाख प्रति माह की औसत आय पर कोई जो आय कर है वो नहीं देना होगा। ठीक है। चलिए वेतनभोगी करदाताओं के लिए ये सीमा 75,000 की मानक कटौती के साथ 12.75 लाख होगी। और नई कर व्यवस्था में निम्नानुसार कर दर संरचना को संशोधित करने का जो प्रस्ताव है वो किया गया है। जैसे
अब देखें कि अगर कोई है जो 4 मतलब कि लाख रुपए तक का कमा रहा है तो उसकी जो टैक्स है वो शून्य लगेगा, यानी कि उसको कोई टैक्स वैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। अगर 4 लाख से लेकर के 8 लाख रुपए तक कमा रहा है तो 5% टैक्स स्लैब में वो आ जाएगा, ठीक है। और 8 लाख से 12 लाख रुपए तक कमा रहा है तो 10%, 12 लाख रुपए से 16 लाख रुपए तक कमा रहा है तो समझिए 15%, और 16 लाख रुपए से अगर 20 लाख रुपए तक कमा रहा है तो 20%, और 20 लाख रुपए से अगर 24 लाख रुपए तक कमा रहा है तो 25%, और 24 लाख रुपए से भी ऊपर कमा रहा है तो चल भैया फिर आप कितना भी कमा रहे हो 30% आपको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं जो हमारा सेंट्रल बजट आया है यानी केंद्रीय बजट 2025-26, इसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको, ठीक है। तो चलिए, तो 2025-26 के लिए जो बजट है उसका आकार पहले देख लीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो यही है कि 50,65,345 करोड़ रुपए का जो है ये बजट है। कितना है? तो 50,65,345 करोड़ रुपए। 2025-26 के लिए जो कुल प्राप्तियां हैं उनको देख लीजिए, कितना अनुमान लगाया गया है। तो कुल प्राप्तियां जो है वो भी 50,65,345 करोड़ रुपए अनुमानित की गई हैं, ठीक है। 2025-26 में उधारियों के अतिरिक्त जो टोटल प्राप्तियां हैं उन्हें देखें तो 34.96 लाख करोड़ रुपए, तथा टोटल व्यय की यदि बात करें तो 50.65 लाख करोड़ रहने का अनुमान है, ठीक है। निवल कर प्राप्ति यानी नेट, जो हमारा नेट टैक्स रिसीप्ट्स है उसको देखें तो 28.37 करोड़ रुपए रहने का अनुमान लगाया गया है। 2024-25 के कुल व्यय का जो संशोधित अनुमान है वो कितना निकल के आया है? तो 47.16 लाख करोड़। यही वो आंकड़े हैं जो हमसे एग्जाम में हमेशा बनते हैं, ठीक है। और इसमें से जो पूंजीगत व्यय है वो लगभग 10.18 लाख करोड़ है, और इसी अवधि के दौरान उधारियों के अलावा जो कुल प्राप्तियां हैं इनको संशोधित करके जो अनुमान निकाला गया है वो है 31.47 लाख करोड़, ठीक है। जिसमें से निवल कर प्राप्तियां कितनी हैं? तो 25.57 लाख करोड़ रुपए। अगर हम लोग राजकोषीय घाटे की बात करें तो फिजिकल डेफिसिट, इसको भी कई बार हमसे पूछ चुके हैं एग्जामिनर। तो फिजिकल डेफिसिट जो है इसका संशोधित अनुमान जीडीपी का 4.8% रहने का जो है अनुमान है, ठीक है। और कुल प्राप्तियों को यदि राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियों में बांट दिया जाए तो टोटल जो प्राप्तियां हैं उनमें से 67.53% यानी कि लगभग 34.20 लाख करोड़ रुपए हिस्सा जो है वो राजस्व प्राप्तियों का है, ठीक है। जबकि जो शेष 32.47% है यानी कि टोटल 16.45 लाख करोड़ रुपए ये पूंजीगत प्राप्तियों का है, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण आंकड़े हैं। पूंजीगत प्राप्तियां कितना रहना है, और जो हमारा मतलब कि कौन सी और प्राप्तियां हैं, कुल प्राप्तियां कितनी हैं उसको भी देख लीजिए, जो राजस्व प्राप्तियां हैं उनको भी देख लीजिए, और पूंजीगत जो प्राप्तियां हैं उनको भी देख लीजिए। अक्सर हमसे यही सब पूछा जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए कि इसी तरह कुल व्यय में से 77.87% यानी लगभग 39.44 लाख करोड़ रुपए राजस्व खाते पर, जबकि मात्र 22.13% यानी 11.21 लाख करोड़ रुपए जो है वो पूंजीगत खाते पर व्यय करने का अनुमान लगाया गया है, ठीक है। तो आगे देखिए, बजट अनुमान 2025-26 में लगभग 15.69 लाख करोड़ रुपए का राजकोषीय घाटा अनुमानित है, जो इसी वर्ष 2025-26 की अनुमानित जीडीपी 3,56,97,923 करोड़ रुपए का 4.4% है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, 2025-26 हेतु बजट जो मतलब कि प्रस्तुत बजट है इसमें लगभग 5.24 लाख करोड़ रुपए का राजस्व घाटा अनुमानित है, और 2025-26 हेतु अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद का ये 1.5% है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे आपको बताया गया है कि राजस्व घाटे की बेहतर तस्वीर प्रस्तुत करने हेतु 2011-12 के बजट से प्रभावी राजस्व घाटे की गणना की जाने लगी है। 2025-26 के बजट अनुमान से प्रभावी राजस्व घाटा लगभग 0.97 लाख करोड़ रुपए है, जो इसी वर्ष की जीडीपी का 0.3% अनुमानित है। भारत में देखिए प्राथमिक घाटे की जो अवधारणा है वो 1997-98 के बजट से प्रारंभ की गई, तो ये एक इम्पॉर्टेंट जो है जीएस का फैक्ट बन चुका है।
प्राथमिक घाटा प्राप्त करने हेतु राजकोषीय घाटे में से उस वर्ष के ब्याज भुगतान की राशि को घटा दिया जाता है। यदि देखा जाए तो प्राथमिक घाटा 2025-26 में जीडीपी का मात्र 0.8% यानी लगभग 2.93 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान लगाया गया। अब आप ये हमसे उम्मीद मत करिएगा कि हम आपको एक एक पॉइंट बताते चलेंगे, प्राथमिक घाटा क्या है, राजस्व घाटा क्या है, पूंजीगत प्राप्तियां क्या है, ये सब तो आपको पता ही होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग टैक्स को देख लेते हैं, ठीक है। तो कर प्राप्तियों के जो रुझान है वो यहाँ पे आपको एक ग्राफ में दिखाए गए हैं, तो चलिए देख लेते हैं, ठीक है। तो 2021, 22 और 23, 24, 24, 25, 25, 26 सबका बता के रखे हुए हैं। चलिए देखते हैं। तो 2021-22 का देखिए, जो हमारा प्रत्यक्ष कर था वो 6% था, अप्रत्यक्ष कर जो है वो 5.5% था, सकल कर जो प्राप्तियां थी वो 11.5% थी। हम लोग लास्ट वाला देखते हैं 2024-25, तो 6.9% प्रत्यक्ष कर है, ठीक है। अप्रत्यक्ष कर कितना है तो 4.9% और सकल कर जो प्राप्तियां हैं वो 11.9% है। और अभी का देखिए तो जो 2025-26 मतलब की है, इसमें आप देखिए तो जो प्रत्यक्ष कर है वो 7.1% और अप्रत्यक्ष कर 4.9%, जबकि सकल कर जो प्राप्तियां हैं वो 12% रहने का जो अनुमान है वो लगाया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और बजट अनुमान 2025-26 में जो सकल कर राजस्व है 42.70 लाख करोड़ रुपए है, जिसमें से शीर्ष 3 कर राजस्व हैं। सबसे पहला कौन सा है, आयकर है यानी कि 14.38 लाख करोड़ रुपए, और दूसरा है वस्तु एवं सेवा कर यानी 11.78 लाख करोड़, और निगम कर है 10.82 लाख करोड़। इसको क्रम से याद करके रखिएगा, क्योंकि सरकार के पास सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से आ रहा है ये हमसे एग्जाम में कई बार बन चुका है। तो सबसे ज़्यादा जो सरकार को पैसा मिल रहा है वो इनकम टैक्स से मिल रहा है, ठीक है, 14.38 लाख करोड़। उसके बाद जीएसटी से मिल रहा है 11.78 लाख करोड़। उसके बाद जो निगम कर है उससे मिल रहा है 10.82 लाख करोड़ रुपए, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़े होते हैं कि जो मतलब सरकार है उसका पैसा कहाँ पे खर्च होना है और कहाँ से उसको पैसा मिलना है, ठीक है। तो चलिए देख लीजिए। तो ये जो ग्राफ बना हुआ है गोला गोला सा, इसको आप देख ही रहे हैं, ठीक है। और ये क्या है, तो सरकार जो पैसा अपना खर्च करती है वो कहाँ पे खर्च करने वाली है, इसको पहले देखिए। तो बजट 2025-26 के आंकड़ों के हिसाब से देखिए, सबसे ज़्यादा जो पैसा मतलब कि सरकार खर्च करती है या खर्च करने वाली है कहाँ पे करेगी, तो कर और शुल्कों में। और जो मतलब कि सरकार यानी केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों को जो अनुदान दिया जाता है, राज्यों का जो हिस्सा होता है उसमें सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करने वाली है। और कितना, तो ध्यान से देखिए 22%। दूसरे नंबर पे आ रहा है ब्याज अदायगी। अब जाहिर सी बात है हम लोग उधार लेते हैं तो फिर उधार चुकता भी करना पड़ेगा, तो 20% जो है वो ब्याज मतलब कि अदायगी में पैसा जाने वाला है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ जा रहा है, कर और शुल्क में राज्यों का जो हिस्सा है वो, और दूसरे पे जा रहा है ब्याज अदायगी। तीसरे पे कौन आएगा, तीसरे पे आप देखिए जो केंद्रीय क्षेत्र की यानी जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है ना, उसमें जो है ये तीसरे नंबर पे पैसा जाएगा 16%। और इसी में आप देखिए प्रमुख सब्सिडी पर जो पूंजी परिव्यय है वो इसमें शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। तो ये 3 आपको याद रखना है। उसके बाद फिर देखिए 8% करके कई सारे हैं, तो ये जानने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। सबसे ज़्यादा जो है वो प्रथम 3 को याद रखिए कि सबसे ज़्यादा पैसा 22% कर और शुल्क में जो राज्यों का हिस्सा है वहाँ जाने वाला है। दूसरा फिर हम लोग ब्याज चुकता करेंगे, जो सरकार के द्वारा कर्जा लिया जाता है उसको चुकाना पड़ता है। और फिर तीसरा 16% के साथ देखिए केंद्रीय क्षेत्र की जो योजनाएं हैं, हालांकि इसमें रक्षा और जो सब्सिडी वगैरह है वो शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। यानी कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम पे तीसरे नंबर का खर्चा गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। चलिए अब हम देख लेते हैं जो राज्य मतलब कि गवर्नमेंट को पैसा मिलने का सोर्स है वो कौन सा है, ठीक है। तो प्राप्ति के सोर्स देख लीजिए, सबसे ज़्यादा पैसा गवर्नमेंट यानी कि जो सरकार है वो सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से प्राप्त करने वाली है। 2025-26 का जो बजट आया है उसमें देखिए, तो सबसे ज़्यादा जो पैसा इनको मिल रहा है वो इनकम टैक्स से मिल रहा है। कितना, 22%, ठीक है। तो 22% ये इनकम टैक्स से मतलब इनको मिल जाएगा। नहीं सॉरी, सबसे ज़्यादा पैसा तो बाजार से उधार ही लेने वाले हैं, ठीक है। 24%
ये यहाँ पे है, ये देखिए उधार और अन्य देयताएं, ठीक है। सॉरी फॉर दैट, हमने 24% मिस कर दिया था। तो देखिए सबसे ज़्यादा पैसा जो है ना वो उधार और अन्य देयताएं, यानी कि सबसे ज़्यादा पैसा तो उधार ही लेना है इन्हें। दूसरे नंबर पे आता है इनकम टैक्स, ठीक है, 22% के साथ दूसरे नंबर पे है इनकम टैक्स। और तीसरे पे अपना देखिए कौन सा है, वस्तु एवं सेवा कर अर्थात जीएसटी 18%। और चौथे पे है निगम कर, ठीक है। तो ध्यान से देख लीजिए सबसे ज़्यादा पैसा गवर्नमेंट को कहाँ से मिलने वाला है, तो सरकार को सबसे ज़्यादा जो पैसा मिलने वाला है वो उधार और अन्य देयता, यानी उधार ही लेने वाले, मतलब लेने वाले हैं। दूसरे नंबर पे आता है इनकम टैक्स, तीसरे नंबर पे आपको जीएसटी मिलेगा और चौथे पे है निगम कर या निगम टैक्स, ठीक है। तो इसको ध्यान से देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले करके रख लीजिए, एक दो बार देख लीजिएगा। आगे देखिए नोट में करके दिया हुआ है कि कुल व्यय में करों और शुल्कों में जो राजस्व का हिस्सा है वो शामिल है, और कुल प्राप्तियों में कर और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा शामिल है। आंकड़ों को पूर्णांकित किया गया है, आयकर में प्रतिभूत संव्यवहार कर शामिल है, वो सब वहाँ पे जो स्टार लगा था ना उसी के बारे में बताया गया है। अब देखिए ये जो है ना, ये सबसे अच्छी सारणी यहाँ पे दी गई है, ये वाली जो सारणी आपको दिख रही है, ये वाली, ये सबसे अच्छी सारणी है। एक ही जगह पे आपको सारे के सारे आंकड़े मिल जाएंगे। लिए बजट का सार देख लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है वो यही है, ठीक है। तो इसको देख लीजिए, ध्यान रखिएगा कि ये जो आपको दिए हुए हैं आंकड़े ना, ये सब करोड़ में है, ठीक है, कि किस में है, तो करोड़ में है। इसको बहुत अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। चलिए, यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन आप देखे रहिएगा। तो हम लोग किसको देखेंगे, हम लोग 2025-26 का ही जो अनुमान है बजट वाला वही देखेंगे, बाकी सब आपके पास पीडीएफ है ही, आप देख लीजिएगा। सबसे पहले जो है आप देखिए कि जो राजस्व प्राप्तियां हैं वो कितना जो है रहने का अनुमान है। तो ध्यान से देखिए 34,20,409, आगे करोड़, ध्यान से देखे रहिएगा, ठीक है। सब में ये आप जितने भी आंकड़े देख रहे हैं सब में आगे करोड़ अपने आप में लगा लीजिएगा, ठीक है। तो 34,20,409 करोड़ रुपए जो है वो क्या है, राजस्व प्राप्तियों का अनुमान है। फिर देखिए कर राजस्व, यानी केंद्र को जो निवल कर राजस्व मिलता है वो कितना है 2025-26 का अनुमान, तो 28,37,409 करोड़। अगर कर भिन्न राजस्व की बात करें तो 5,83,000 करोड़, ठीक है। पूंजीगत जो प्राप्तियां हैं यदि इनकी बात करें तो ये हो जाएगा 16,44,936 करोड़, ठीक है। अगर हम टोटल प्राप्तियों की बात करें तो ये हो जाएगा 50,65,345 करोड़। वहीं अगर हम कुल व्यय की बात करें तो यही बजट का आकार भी ही है, मतलब आकार भी यही है, 50,65,345 करोड़। इतना पैसा अगर हम लोगों को मिल जाए, समझ ही ना आए कि हाँ क्या करें सच में। ब्याज भुगतान की यदि बात करें तो ब्याज भुगतान जो है वो और 12,76,338 करोड़, ठीक है। पूंजीगत प्राप्तियों की यदि बात करें, यानी पूंजी खाते पर जो प्राप्तियां हैं उनकी बात करें तो 11,21,090 करोड़, ठीक है। प्रभावी पूंजी व्यय की यदि बात करें तो कितना हो जाएगा 15,48,282 करोड़, ठीक है। अगर राजस्व घाटा की बात करें तो ये बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है, ठीक है। 1.5% ऑफ जीडीपी है ये राजस्व घाटा। और यदि इसको आप देखें आंकड़ों में तो 52,000 नहीं है, ये 5,23,846 करोड़ है, ठीक है। प्रभावी राजस्व यदि घाटे की बात करें तो ये कितना है, तो 0.3% है, और ये हो जाएगा 96,654 करोड़, ठीक है। फिर देखिए राजकोषीय घाटे की यदि हम बात करें तो कितना हो जाएगा, तो ये है अपना 1,56,000 नहीं, बिल्कुल नहीं, 15,68,936 करोड़, यानी कि 4.4% ऑफ जीडीपी। फिर देखिए लास्ट में है अपना प्राथमिक घाटा, और ये 0.8% ऑफ जीडीपी है, और 2,92,598 करोड़ रुपए है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो एनएसओ है हमारा, उसके द्वारा जारी सूचना के आधार पर वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जीडीपी अनुमान कितना रहा है, तो आप ध्यान से देख लीजिए। ये है अपना 3,56,97,923 करोड़, और इसमें वित्त वर्ष 2024-25 के लिए जो संशोधित अनुमान है और वो कितना था, वो था 3,24,11,406 करोड़। इससे आप देखिए तो 10.1% की वृद्धि हुई है, ठीक है। चलिए, और बजट अनुमान 2025-26 में ब्याज भुगतान के लिए 12.76 लाख करोड़ रुपए अनुमानित किया गया है, और जो कि 2024-25 के बजट अनुमान 11.63 लाख करोड़ रुपए से 9.75% अधिक है। ये हमसे पूछा जा सकता है कि जो ब्याज भुगतान कर रहे हैं वो उसमें वृद्धि हुई है कि कमी हुई है, तो आप देखेंगे कि लगातार निरंतर इसमें आपको वृद्धि देखने को मिलेगी, ठीक है।
फिर हम लोग देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा जो पैसा है केंद्र के द्वारा जो बजट मतलब कि लाया गया है उसमें वो कौन से मंत्रालय हैं जिसमें सबसे ज़्यादा पैसा जा रहा है। तो मिनिस्ट्री में अगर आप देखिए तो पिछली बार की ही तरह इस बार भी रक्षा मंत्रालय को सबसे ज़्यादा पैसा दिया जा रहा है। तो ध्यान से देखिए, सबसे ज़्यादा पैसा रक्षा मंत्रालय, फिर है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, तीसरे पे है रेलवे, चौथे पे है गृह मंत्रालय और पाँचवें पे है उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण। ये आंकड़े आप देख लीजिएगा, ठीक है, महत्वपूर्ण आंकड़े नहीं है, जो उसमें थे ना यही आंकड़े दरअसल महत्वपूर्ण है, बस इतने ही आंकड़े देखिए, बाकी केवल क्रोनोलॉजी देख लीजिए वही बहुत है, ठीक है। प्रमुख जो मदे हैं जिन पर व्यय किया जा रहा है 2025-26 में उसको देख लीजिए। तो ये दरअसल यहाँ पे बुक में ना क्रोनोलॉजी में नहीं बताया गया है, तो हम बस टॉप 3 आपको बता दे रहे हैं कि जो वो 3 मदें कौन सी हैं जिसमें सबसे ज़्यादा पैसा जो है गवर्नमेंट लगा रही है, और आगे का आप खुद ही देख लीजिएगा। तो सबसे ज़्यादा जो पैसा गवर्नमेंट लगा रही है वो तो रक्षा में ही लगा रही है, कितना, तो 4,91,732 करोड़ रुपए, ठीक है। तो ये तो पहले पे ही आ जाएगा। दूसरे नंबर पे कौन सा है, तो दूसरे पे आपको मिल जाएगा जो गृह वाला नहीं, जो ग्रामीण विकास है वो है, ठीक है। तो ग्रामीण विकास को दूसरे पे रखा गया है, 2,66,817 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं, ठीक है। तीसरे नंबर पे कौन सा है, तो 2,33,211 करोड़ के साथ आप देखिए तीसरे पे आपको जो गृह है वो जो है तीसरे नंबर पे मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। सबसे ज़्यादा रक्षा, दूसरे पे है ग्रामीण विकास, तीसरे पे है गृह, ठीक। चलिए, और अगर कोई मतलब कि आपको ये मिल ही जाएगा, ध्यान से देख लीजिएगा, अगर कुछ ऊंच नीच हो तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। बाकी सब देख लीजिए। और अब हम देखेंगे जो प्रमुख योजनाओं के लिए आवंटन किया गया है बजट में। तो स्कीम्स का बहुत पूछा जाता है। एक बार ना उत्तर प्रदेश पीसीएस ने दरअसल स्कीम में किस स्कीम को कितना पैसा आवंटित किया गया है इसको क्रोनोलॉजी में और साथ में एक बार पूछ लिया था, सामने सामने लिख के बताओ कौन सा गलत है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं, और सबसे ज़्यादा किस स्कीम पे मतलब दिया है वो भी हम बता देंगे। तो देखिए, सबसे ज़्यादा जो दिया है वो तो आप देखिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को दिया है, ठीक है। किसको दिया है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को। थोड़ा सा छोटा कर दे तो दिखेगा साफ साफ। ये देखिए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को इन्होंने 2,03,000 मतलब करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जिस स्कीम पे पैसा लग रहा है वो यही है, 2,03,000 करोड़ रुपए के साथ अपना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ठीक है। दूसरे पे तो मुझे जो है मनरेगा ही दिख रहा है क्योंकि 86,000 करोड़ इसको मिला हुआ है। तीसरे पे मुझे जल जीवन मिशन राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन जो है 67,000 करोड़ के साथ तीसरे पे दिख रहा है, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिएगा, रीचेक करना तो बनता ही है आपको। चलिए, हम बता देते हैं सबका कि कौन सी स्कीम को कितना पैसा दिया गया है। टॉप 3 हमने बता ही दिया। तो पीएम पोषण को देखिए 12,500 करोड़ मिला है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को 19,000 करोड़ रुपए मिला है। पीएम किसान 63,500 करोड़ और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 2,03,000 करोड़। मनरेगा को देखिए 86,000 करोड़, पिछली बार भी शायद मनरेगा को इतना ही मिला था। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को देखिए तो 19,794 करोड़। फिर आप देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को 54,832 करोड़ और जल जीवन मिशन का हमने देखा 67,000 करोड़। समग्र शिक्षा में 41,250 करोड़। जो आंगनवाड़ी 2.0 है इसमें 21,960 करोड़। DAY NRLM ये क्या है, 19,005 करोड़। आप मुझे बताइएगा कमेंट करके क्या है ये। फसल बीमा योजना को 12,242 करोड़ और फिर स्वच्छ भारत मिशन जो शहरी है इसको 5,000 करोड़। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण को 7,192 करोड़, ठीक है। तो ये जो है योजनाओं को आवंटित जो पैसे हैं वो हमने आपको बताया, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए, सबसे ज़्यादा जो पैसा है वो कहाँ पे लगाया जा रहा है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पे, ठीक है। फिर उसके बाद मनरेगा है और उसके बाद कौन सा है, जल जीवन मिशन, ठीक है। चलिए आगे देखिए, बजट अनुमान 2025-26 में सब्सिडी हेतु कुल व्यय। तो ये जो सब्सिडी के लिए टोटल व्यय है इसको भी देख लीजिए। तो ये कितना है, 4,26,216.21 करोड़ रुपए जो है ये अनुमानित है 2025-26 में सब्सिडी के लिए, ठीक है। जिसमें से खाद्य सब्सिडी कितना है, तो 2,03,420 करोड़ रुपए। जबकि उर्वरक सब्सिडी के लिए कितना है,
तो ये देखिए 1,67,000 और 887.20 करोड़ रुपए यूरिया सब्सिडी स्पेशली कितना दिया गया है, तो 11 लाख मतलब कि 1,18,887.20 करोड़ रुपए। तीसरे पे है अपना एलपीजी और इस पे कितना है, तो मतलब कि 12,100 करोड़ रुपए अनुमानित है। यानी कि सबसे ज़्यादा जो सब्सिडी है वो आप देखिए किस पे है, तो खाद्य पे है, सबसे ज़्यादा खाद्य सब्सिडी, दूसरे पे है उर्वरक, तीसरे पे अपना है एलपीजी। ठीक है, तो इनको क्रम से याद कर लीजिए कि अगर सब्सिडी की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो सब्सिडी है वो खाद्य सब्सिडी है, दूसरे पे है उर्वरक, तीसरे पे एलपीजी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और आगे क्या आंकड़े दिए हुए हैं। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य दिए हुए हैं तो ध्यान से देख लेते हैं इनको। वैसे भी बजट को बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है। तो अन्य राष्ट्रीय जो तथ्य हैं उन्हें देखिए, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा प्रकाशित प्रथम अग्रिम अनुमान 2024-25 के अनुसार भारत की वास्तविक और सांकेतिक जीडीपी वृद्धि दर वित्त वर्ष 2025-26 में क्रमशः 6.4% और 9.7% अनुमानित है। ठीक है, वित्त वर्ष 2024-25 में जहां बेहतर खरीफ फसल पैदावार और अच्छी रबी फसल की उम्मीद के कारण कृषि क्षेत्र के 3.8% की अनुमानित दर से सुदृढ़ होने की उम्मीद है, वहीं पे औद्योगिक क्षेत्र में 6.2% की वृद्धि दर्ज करने की अपेक्षा है। ठीक है, और निरंतर वैश्विक अनिश्चितता ने विनिर्माण संबंधी निर्यात को प्रभावित किया है, तथापि सेवा क्षेत्र में 7.2% वृद्धि होने का अनुमान है। तो सबसे ज़्यादा वृद्धि होने का अनुमान सेवा क्षेत्र में, फिर मतलब कि सेकेंडरी सेक्टर जो है वो औद्योगिक क्षेत्र, और फर्स्ट मतलब तीसरे पे आ रहा है अपना कृषि क्षेत्र। ठीक है, चलिए भारत के सेवा क्षेत्र निर्यात ने अप्रैल दिसंबर 2024 में 11.6% की अच्छी वृद्धि दर्ज की है और इसने अप्रैल दिसंबर 2024 में 131.3 बिलियन यूएस डॉलर की निवल सेवा प्राप्तियों का योगदान दिया है। भारत का जो चालू लेखा घाटा है यानी कि सीएडी वित्त वर्ष 2023-24 की दूसरी तिमाही में जीडीपी के 1.3% की तुलना में वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही में ये जीडीपी का 1.2% पर संयत रहा। ठीक है, फिर भारत का विदेशी मुद्रा भंडार देखें तो ये बहुत पूछा जाने वाला टॉपिक है। तो भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो दिसंबर 2024 के अंत तक 640.3 बिलियन यूएस डॉलर अनुमानित किया गया। ठीक है, जो कि यह देश के लगभग 90% बाह्य ऋण को कवर करने के लिए पर्याप्त है। आयात कवर नवंबर 2024 तक 11 महीने का है, जो कि बाह्य क्षेत्र स्थायित्व के लिए एक महत्वपूर्ण संकेतक है। ठीक है, अब देखिए जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे आता है ना 2024-25 उसको देख लेते हैं। बजट में जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी वो यहाँ पे बता दी गई। अब जो है इकोनॉमिक सर्वे को भी देख लीजिए। बजट में तो ज़्यादातर जो पूछे जाने वाली चीज़ें हैं ना वो जो हमने आपको लिस्ट दिखाई थी ना उसी से बन जाएंगी, तो उसको ध्यान से देख लीजिए। अब हम लोग देख लेते हैं जो हमारा आर्थिक समीक्षा 2024-25 है उसको। तो वित्तीय वर्ष 2024-25 की आर्थिक समीक्षा को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा 31 जनवरी 2025 को संसद में प्रस्तुत किया गया। ठीक है, आर्थिक समीक्षा 2024-25 के महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उन्हें देखिए। तो सबसे पहला तथ्य क्या है, राष्ट्रीय आय के प्रथम अग्रिम अनुमान 2024-25 के अनुसार स्थिर एक 2011-12 कीमतों पर भारत की जो वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर है वो वित्त वर्ष 2025 में 6.4%, ये बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है, 6.4% रहने का अनुमान है। ठीक है, स्थिर कीमतों पर ही वित्त वर्ष 2026 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 6.3 से 6.8 के मध्य रहने का अनुमान है। ठीक है, इसको बस देख लीजिए। फिर वास्तविक सकल जो मूल्यवर्धन यानी जीवीए है इसकी वृद्धि पर वित्त वर्ष 2025 में 6.4% रहने का अनुमान है। और वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 2023 में जहां 3.3% रही है, आईएमएफ के अनुसार 2024 एवं 25 में क्रमशः वो 3.2 और 3.3% की वृद्धि का अनुमान है। और साथ ही अगले 5 वर्षों के लिए वैश्विक वृद्धि औसतन 3.2% के आसपास अनुमानित की गई है। ठीक है, अब देखिए खुदरा मुद्रास्फीति यानी जो हेडलाइन है वित्त वर्ष 2024 के 5.4% से घट करके अप्रैल दिसंबर से 2024 में ये कितनी हो गई है, 4.9% हो गई है। ठीक है, यहाँ पे आपको अनंतिम और वास्तविक जो आंकड़े हैं वो मतलब बताए गए हैं। अनंतिम वास्तविक आंकड़े एक तो पूंजीगत व्यय के और दूसरा राजकोषीय घाटे के। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले जो पूंजीगत व्यय है यदि इसकी बात करें तो
2020-21 में जहां ये 2.1% था, 2021-22 में ये 2.5% हुआ, 2022-23 में ये 2.7% हुआ और 2023-24 में आप देखें 3.2%, यानी कि निरंतर आप देखिए तो इसमें वृद्धि हो रही है पूंजीगत व्यय में। ठीक है, अगर राजकोषीय घाटे की हम बात करें तो जो राजकोषीय घाटा है वो तो हालांकि दिन प्रतिदिन घटा हुआ है। जैसे 2020-21 में आप देखें तो 9.2% था। ठीक है, और किसका है ये 9.2%? ये हमारी जीडीपी का होता है। ठीक है, 2021-22 में आप देखें 6.7% और 2022-23 में 6.4%, 2023-24 में 5.6%। ठीक है, तो राजकोषीय घाटे में निरंतर कमी हो रही है, जबकि जो पूंजीगत व्यय है उसमें वृद्धि हो रही है। हालांकि पूंजीगत जो व्यय है उसका बढ़ना किसी भी मतलब की अर्थव्यवस्था के बढ़ने के लिए बहुत जरूरी होता है, तो ये तो ठीक बात है। चलिए आगे देखते हैं। और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक मतलब जो बैंक है यानी SCBS, इसकी सकल गैर निष्पादित जो परिसंपत्तियां हैं यानी GNPA, जो कि वित्त वर्ष यानी कि जो वर्ष 2018 में उच्च स्तर पर थी, यहाँ से लगातार घटकर सितंबर 2024 के अंत में सकल ऋण और अग्रिम के 2.6% पर आ गई और ये विगत वर्षों का एकदम निम्नतर स्तर है। ठीक है, यदि बाह्य क्षेत्र की बात करें तो वैश्विक अनिश्चितताओं और प्रतिकूल परिस्थितियों के मध्य भारत का जो बाह्य क्षेत्र है वो सुदृढ़ बना हुआ है। वित्त वर्ष 2025 के पहले 9 महीनों में कुल निर्यात, जिसमें वस्तु और सेवा दोनों को ही शामिल किया गया है, वर्ष दर वर्ष 6% की जो वृद्धि है वो दर्ज करते हुए 602.6 बिलियन US डॉलर तक पहुंच गया है। ठीक है, अप्रैल दिसंबर 2024 के दौरान टोटल आयात 682.2 बिलियन US डॉलर तक पहुंच गया, जिसमें वर्ष दर वर्ष 6.9% की जो वृद्धि है वो दर्ज की गई है। दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवा के वैश्विक निर्यात बाजार में भारत की जो हिस्सेदारी है इसको जरूर देख लीजिए, 10.2% है। ठीक है, और भारत का स्थान देखिए बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है। ठीक है, कि दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना क्षेत्र में वैश्विक निर्यात बाजार में जो भारत की हिस्सेदारी है वो 10.2% और इस क्षेत्र में भारत का जो स्थान है ना वो पूरी दुनिया में दूसरा है। ठीक है, तो ये जो है पूछे जाने लायक आंकड़ा है। आगे देखिए, अन्य व्यावसायिक सेवा क्षेत्र यानी अदर बिजनेस सर्विसेज सेक्टर में भारत की जो वैश्विक हिस्सेदारी है वो 7.2%, जो कि विश्व में तीसरे स्थान पर है, यानी कि तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। वित्त वर्ष 2025 की जो दूसरी तिमाही है उसमें भारत का चालू खाता घाटा GDP का 1.2% रहा। ठीक है, जबकि वित्त वर्ष 2024 की दूसरी तिमाही में ये GDP का 1.3% दर्ज किया गया। और दिसंबर 2024 के अंत में भारत की विदेशी मुद्रा भंडार, इसको तो जरूर ही देख लीजिए, बहुत मतलब क्वेश्चन पूछा जाता है, ये 640.3 बिलियन US डॉलर रहा, जो कि 10.9 महीनों के आयात तथा देश के बाह्य ऋण सितंबर 2024 तक 711.8 बिलियन US डॉलर के 90% के लिए मतलब पर्याप्त है। ठीक है, 2024 तक में विदेशी मुद्रा भंडार के संदर्भ में भारत का जो स्थान है वो आप देखें तो चाइना, जापान, स्विट्जरलैंड के बाद वो 4th पोजीशन पे है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से देख लीजिए। आगे देखिए, भारत वैश्विक स्तर पर कपड़ा और परिधान का 6ठा सबसे बड़ा निर्यातक है। कपड़ा और परिधान उद्योग सकल घरेलू उत्पाद यानी हमारी GDP में 2.3%, औद्योगिक उत्पादन में 13% तथा निर्यात में 12% का योगदान देते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ ये सबसे महत्वपूर्ण जो है मतलब कि ऐसा उत्पाद है जिसको हम निर्यात कर रहे हैं। आगे देखिए, जो हमारा कपड़ा उद्योग है ये कृषि के बाद सबसे बड़े रोजगार सृजनकर्ताओं में से एक है, जिसमें 45 मिलियन से भी अधिक प्रत्यक्ष रोजगार जो है वो मिल रहे हैं और इसकी लगभग 80% क्षमता देश के सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम, जिसे हम MSME कहते हैं, वहाँ पे फैली हुई है। भारत शिपिंग जहाज लगभग 33% बाजार हिस्सेदारी के साथ जो मतलब है इसका शीर्ष निर्यातक है शिपिंग जहाजों का। लोहे और स्टील, मिश्र धातु का भी एक प्रमुख निर्यातक देश है। ठीक है, वैश्विक सेवा निर्यात में भारत की जो हिस्सेदारी है वो 2 गुने से भी अधिक हो गई है। ध्यान से देखिए, वित्त वर्ष 2005 के 1.9% से अभी 2023 में बढ़ करके कितनी हो गई है, 4.3% हो गई। तो इतना पुराना आंकड़ा पता नहीं का है, 2005 से तुलना किए हैं। अरे 2020 उससे तुलना करना चाहिए ना, 2005 से अभी तक की तुलना कर रहे हैं तो वो बहुत पुरानी बात है, तब से आज में तो भाई वृद्धि तो होनी ही चाहिए। आगे देखेंगे कीमतें और मुद्रास्फीति।
तो आईएमएफ के अनुसार वैश्विक मुद्रास्फीति दर वर्ष 2024 में जहां 5.7% रही, वो वर्ष 2022 में 8.7% के शीर्ष स्तर पर थी। यानी कि 2024 में आईएमएफ के अनुसार जो आंकड़ा निकल के आया है वो उनके द्वारा बताया गया कि जो हमारी वैश्विक मुद्रास्फीति दर है वो 2024 में कितनी रही है, 5.7%, जबकि यही 2022 में कितनी थी, 8.7% थी। ठीक है। आरबीआई के अनुसार वित्त वर्ष 2026 में भारत में हेडलाइन मुद्रास्फीति 4.2% रहेगी, जबकि आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2025 और 26 के लिए क्रमशः 4.4 और 4.1% की संभावना व्यक्त की है। ठीक है। अब हम देखते हैं मध्यम अवधि का परिदृश्य। तो 2047 तक विकसित भारत के विजन को प्राप्त करने के लिए भारत को अगले एक दशक तक औसतन स्थिर मूल्य पर लगभग 8% की जो वृद्धि है वो हासिल करने की जरूरत है। और इस वृद्धि दर को प्राप्त करने हेतु निवेश को जीडीपी के लगभग 35% तक बढ़ाना होगा, जो कि अभी वर्तमान में कितना है, 31%। और 1980 के दशक के बाद के दशकों में महत्वपूर्ण वैश्वीकरण देखा गया, जिसमें वैश्विक व्यापार, निवेश और आर्थिक गतिविधियों में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। जैसे पहला देखें तो वैश्विक व्यापार वृद्धि। तो 1980 में वैश्विक व्यापार का योगदान विश्व सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 39% था। वर्ष 2012 तक ये हिस्सेदारी बढ़कर के 60% हो गई थी, जो वैश्विक बाजारों के मजबूत एकीकरण को दर्शाता है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई की बात करें तो वैश्विक एफडीआई अंतर्वाह 1980 में 54 बिलियन यूएस डॉलर से बढ़कर के 2019 में 1.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर से अधिक हो गया है, जो सीमा पार निवेश में बहुराष्ट्रीय निगमों की बढ़ती भूमिका को दर्शा रहा है। आर्थिक विकास की यदि बात हो तो वैश्विक अर्थव्यवस्था वर्ष 1980 में 11 ट्रिलियन यूएस डॉलर से बढ़कर के 2022 में कितनी हुई है, 100 ट्रिलियन यूएस डॉलर यानी नॉमिनल से अधिक हुई है। और साथ में अगर मतलब वैश्विक जनसंख्या और शहरीकरण की बात हो तो वैश्विक जनसंख्या 1980 में 4.4 बिलियन से बढ़कर 2022 में देख रहे हैं 8 बिलियन हो गई। शहरीकरण वर्ष मतलब कि जहां 1980 में 39% था, वहीं अभी बढ़कर के 57% हो गया है 2022 में, जिससे आर्थिक गतिविधियों और कनेक्टिविटी को भी बढ़ावा मिला है। दुनिया की संस्थापित पवन ऊर्जा क्षमता का लगभग 60% चाइना से प्राप्त होता है, ये ध्यान से देख लीजिए। दुनिया की बैटरी विनिर्माण क्षमता का लगभग 80% हिस्सा ये चाइना के पास है। ठीक है। निवेश और अवसंरचना की बात करें तो दिसंबर अंत 2024 तक देश की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वर्ष 15.8% बढ़कर के 209.4 गीगावाट तक पहुंच गई, जबकि दिसंबर 2003 में ये 180.8 गीगावाट थी। उद्योगों की यदि बात हो तो विनिर्माण क्षेत्र में वैश्विक हिस्सेदारी के 2.8% हिस्से के साथ भारत के पास आगे बढ़ने का एक बड़ा अवसर है, जबकि इसमें चाइना की हिस्सेदारी देखिए, कहाँ चाइना 28.8% और कहाँ हम लोग 2.8%, मतलब सीधे 26 % का अंतराल है, मतलब बहुत बड़ा अंतराल है। वर्तमान में भारत चाइना के बाद दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक है, तो इसको तो याद ही रख लीजिए। ये सब आंकड़े हमसे खूब पूछते हैं मतलब स्टेटमेंट में। तो सीमेंट, हालांकि सीमेंट उत्पादन में हम लोग पहले भी दूसरे नंबर पे ही थे। और भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स जो बाजार है वो वैश्विक बाजार का कितना परसेंटेज है, तो 4% है। ठीक है। कपड़ा उद्योग भारत के विनिर्माण जीवीए में लगभग 11% का योगदान देता है और भारत जूट का अग्रणी उत्पादक देश है और साथ में कपास, रेशम और मानव निर्मित फाइबर उत्पादन में विश्व भर में दूसरे स्थान पर है। ठीक से देख लीजिए कहाँ कहाँ पे। तो आप देखिए कपास में तो हम लोग सबसे टॉप पे ही हैं, कपास के उत्पादन में, कपास नहीं, जूट के उत्पादन में आग, और साथ में कपास, रेशम और मानव निर्मित जो फाइबर है इसके उत्पादन में हम लोग दूसरे स्थान पे हैं। ठीक है। तो जूट को अग्रणी है, जूट में, कपास, रेशम और मानव निर्मित फाइबर में दूसरे पे हैं। भारत कपड़ा तथा परिधान का छठा सबसे बड़ा निर्यातक है, मतलब छठवां तो बहुत दूर का है, पहला दूसरा जो है उसको एकदम अच्छे से देख लीजिए। और साथ में देखिए इस क्षेत्र में वैश्विक व्यापार में इसकी हिस्सेदारी कितनी है, तो ये जो कपड़ा वाला व्यापार है हमारा, उसमें वैश्विक क्षेत्र में हमारा 4% हिस्सेदारी है, तो कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है फिलहाल के लिए। देखते हैं वित्त वर्ष 2024 में भारत के कुल व्यापारिक निर्यात में हस्तशिल्प सहित कपड़ा और परिधान की जो हिस्सेदारी है वो लगभग 8% रही। भारत का जो तकनीकी वस्त्र उद्योग है वो वैश्विक स्तर पे कहाँ पे है, तो देख लीजिए 5वें स्थान पर है। भारत तकनीकी वस्त्रों का शुद्ध निर्यातक भी है। और वॉल्यूम के हिसाब से देखें तो भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उद्योग है, ध्यान से देख लीजिए इसको। भारत वैश्विक चिकित्सा उपकरण और
का 1.5% अनुमानित हिस्सा जो है वो रखता है। इस संदर्भ में भारत एशिया में जापान और चाइना तथा दक्षिण कोरिया के बाद चौथे स्थान पे आता है। ठीक है, और 99% स्मार्टफोन अब घरेलू स्तर पर देश में ही निर्मित हो रहे हैं, जिससे भारत की आयात पर निर्भरता उल्लेखनीय तौर पर कम हो गई है। वीपो इनके मतलब जो WIPO है यानी वीपो की रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत विश्व में 10 पेटेंट फाइल करने वाले देशों में 6वें स्थान पे है। ठीक है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र अपेक्षाकृत कम पूंजी लागत पर बड़ी संख्या में नौकरियों का सृजन करके कृषि के बाद दूसरे स्थान पर है। तो MSME हमेशा से ही आपको देखने को मिलेगा, एग्रीकल्चर के बाद दूसरे स्थान पे है जॉब देने के मामले में। और MSME क्षेत्र की सहायता के लिए सरकार ने 50,000 करोड़ रुपए के कोष से भारत आत्मनिर्भर यानी सेल्फ रिलायंट इंडिया SRI कोष स्थापित किया, और इस कोष में सरकार की ओर से 10,000 करोड़ रुपए तथा निजी मतलब इक्विटी वेंचर कैपिटल फंड के माध्यम से 40,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। ठीक है, अगर हम लोग सेवा क्षेत्र की बात करें तो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में सेवा मूल्यवर्धन का योगदान लगभग 62% है। देश के सकल मूल्यवर्धन यानी GVA में सेवा क्षेत्र का योगदान वित्त वर्ष 2014 के 50.6% से बढ़कर के 2025 में आप देखें 55% जो है वो पहुंच गया है। ठीक है, और 2023 में वैश्विक सेवा निर्यात में भारत 4.3% हिस्सेदारी के साथ विश्व में 7वें स्थान पे रहा। 13% हिस्सेदारी के साथ USA जो है वो शीर्ष पे है, तो इसको देख लीजिए। फिर उसके बाद UK है, फिर जर्मनी, फिर आयरलैंड, फिर चाइना तथा फ्रांस। हम लोग कहाँ हैं? तो हम लोगों ने अपना देखा कि हम लोग 7वें स्थान पे। और कहाँ पे भारत 7वें स्थान पे है आपको पता होना चाहिए। भारत जो है क्षेत्रफल के हिसाब से पूरे विश्व में 7वें स्थान पे है, पता है कि नहीं? फिर देखिए वित्त वर्ष 2024 में भारत के सेवा निर्यात में 5.7% की वृद्धि हुई, जबकि 2025 के लिए ये 12.8% की जो वृद्धि है वो दर्शा रहा है। और 2025 में सेवा आयात में 2.9% की गिरावट हुई, जबकि 2025 में ये देखें कितना 13.9% की गिरावट जो है वो दर्ज हुई है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, आयात में हम लोग जितना ही आत्मनिर्भर बने उतना ही हमारे लिए ठीक है। खैर आगे देखिए, पिछले दशक 2013 से 2023 की बात कर रहे हैं, इसमें सूचना और कंप्यूटर आधारित सेवा में 12.8% की वृद्धि हुई। इससे सकल मूल्यवर्धन यानी GVA में उसकी हिस्सेदारी 2013 के 6.3% से बढ़ करके 2023 में कितनी हो गई है? तो 10.9% हो गई है। आगे देखिए कृषि और खाद्य प्रबंधन। तो प्रथम अग्रिम अनुमान 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में वर्तमान कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का जो योगदान है वो 16% तथा ये क्षेत्र लगभग 46.1% आबादी को सहयोग भी प्रदान कर रहा है। हालांकि हाल के वर्षों में आप देखें तो कृषि क्षेत्र में चुनौतियों के बावजूद वित्त वर्ष 2017 से वित्त वर्ष 2023 के मध्य 5% जो वार्षिक वृद्धि है वो एग्रीकल्चर में दर्ज की गई है। एक प्रमुख वैश्विक अनाज उत्पादक के रूप में भारत का विश्व के कुल उत्पादन में 11.6% का योगदान है। देश में फसल की पैदावार अन्य देशों की तुलना में काफ़ी कम है, जो उत्पादकता में सुधार की आवश्यकता पर बल देती है। और भारत का जो पुष्प कृषि उद्योग है ये उच्च प्रदर्शन करने वाले क्षेत्र के रूप में उभरा है, जिसने 100% निर्यात नीति के साथ उभरते उद्योग के रूप में अपनी स्थिति को दर्ज किया है। ठीक है, ये देखिए जो महाराष्ट्र है, यदि इसकी बात करें तो जो महाराष्ट्र है ये अंगूर उत्पादन में अग्रणी राज्य है। तो भारत में आप देखें तो अंगूर के उत्पादन में महाराष्ट्र टॉप पे है। इसके द्वारा 2023-24 में सर्वाधिक उत्पादकता के साथ टोटल उत्पादन में 67% का जो योगदान है वो दिया गया। सामाजिक क्षेत्र को देख लेते हैं तो सरकार का सामाजिक सेवा व्यय संयुक्त रूप से केंद्र और राज्यों के संबंध में देखें तो वित्त वर्ष 2021 में 14.8 लाख करोड़ रुपए था, और इससे बढ़कर के ये 2025 में कितना हो गया है? 25.7 लाख करोड़ रुपए हो गया है। विगत 5 वर्षों में वित्त वर्ष 2021 से वित्त वर्ष 2025 तक सामाजिक सेवा व्यय में 15% की जो चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि है वो दर्ज की गई है। फिर देखिए वित्त वर्ष 2015 से वित्त वर्ष 2022 के मध्य देश के कुल स्वास्थ्य व्यय में सरकारी स्वास्थ्य व्यय की हिस्सेदारी 29% से बढ़कर कितनी हुई है? 48%। और इसी अवधि के दौरान कुल स्वास्थ्य व्यय में लोगों द्वारा किए जाने वाले आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर की हिस्सेदारी 62.6% से घट करके 39.4% हो गई है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है हमारा रोजगार और कौशल विकास। ठीक है, तो 15 वर्ष और उससे अधिक आयु सामान्य स्थिति वाले व्यक्तियों के लिए अखिल भारतीय वार्षिक बेरोजगारी दर 2017-18 जुलाई जून के 6% की तुलना में घट करके 2023-24 जुलाई जून में 3.2% रह जाने के साथ भारतीय श्रम बाजार के संकेतकों में सुधार हुआ है। और 10 से 24 वर्ष आयु वर्ग
में लगभग 26% जनसंख्या होने के साथ भारत वैश्विक स्तर पर सबसे युवा राष्ट्रों में से एक के तौर पर विशेष जनसांख्यिकी अवसर के मुहाने पे है। तो हमसे ना डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि हमारे यहाँ 10 से 24 वर्ष की आयु वर्ग में जो लोग हैं वो कितने परसेंटेज हैं, तो ध्यान से देखिए 26% है। और युवा आबादी तो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा है ही, गेम खेलने के लिए बेरोजगार तो है ही, और धरना प्रदर्शन वगैरह करने के लिए। तो हम लोग भाई बहुत ज़्यादा युवा आबादी हो गए हैं, यही कारण है कि गवर्नमेंट हम लोगों को जॉब अटा ही नहीं पा रही है। तो पकौड़े बेचो वगैरह वगैरह का जो नया नया स्कीम है वो लाती रहती है। खैर चलिए, टॉन्ट नहीं मारते। अब हम देख लेते हैं सकल घरेलू बचत और सकल पूंजी निर्माण को, ठीक है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग्स यानी जीडीपी परसेंटेज के रूप में, और जो हमारा सकल पूंजी निर्माण है जिसे हम ग्रॉस कैपिटल मतलब फॉर्मेशन कहते हैं, तो इसको भी देख लेंगे जीडीपी परसेंटेज के रूप में, ठीक है। तो जो हमारा सकल घरेलू बचत 2021-22 था वो 31.2% था। अभी 2022-23 में कितना हो गया है, 30.2%। सर्वाधिक सकल जो मतलब सर्वाधिक घरेलू क्षेत्र में ये 18.4%। यहाँ देखिए सकल पूंजी निर्माण की यदि बात करें तो जहाँ 2021-22 में 32.1% था, वहीं अब बढ़ करके 22-23 में कितना हुआ है, 33% हुआ है। आयात की दृष्टि से जो 5 शीर्ष है उसको देख लेते हैं। तो हम लोग जो मतलब सबसे ज़्यादा आयात कहाँ से कर रहे हैं वो आपको यहाँ बताया गया है, क्रोनोलॉजी में आपसे बन सकता है। तो सबसे ज़्यादा आयात हम लोग चाइना से करते हैं 15%, फिर रूस से 9%, फिर यूएई से 7.1%, फिर यूएस से 6.2%, फिर सऊदी अरब से, ठीक है। तो टॉप 5 जहाँ से हम मतलब सबसे ज़्यादा आयात करते हैं, ध्यान से देखिए, चाइना, रूस, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त राज्य अमेरिका और सऊदी अरब, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। और आगे क्या है, मतलब हम लोग सबसे ज़्यादा निर्यात किसको करते हैं, इसको भी देख लीजिए, क्योंकि ये कई बार हमसे जो है आरओ ने 2021 में इसको हालांकि पूछ रखा था। तो देखिए हम लोग सबसे ज़्यादा जो निर्यात करते हैं वो यूएसए को करते हैं, कितना, 17.74%, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे इतना मतलब आ जाता है यूएई 8.15%, तीसरे पे आता है नीदरलैंड 5.12%, फिर चाइना चौथे नंबर पे, चाइना चौथा याद रहेगा, सिंगापुर 5वें नंबर पे है, ठीक है। तो कहाँ हम लोग मतलब कि आयात इनसे कितना परसेंटेज कर रहे हैं, 15%, और निर्यात मात्र कितना कर रहे हैं, 3.3%। बहुत मतलब गलत स्थिति में हम लोग इनके साथ हैं। तो बस यही तक रखते हैं। अब अगला जो है उत्तर प्रदेश बजट आएगा, उसको देखेंगे और उसके साथ फिर आगे के जो पॉइंट्स हैं वो देखेंगे। चलिए यहीं तक रखते हैं। ये रही आज की अपनी वीडियो। आई होप आपको वीडियो में जो पॉइंट्स हैं वो समझ आए होंगे। बहुत देखिए, बहुत सब कुछ रटना नहीं है, बहुत कम ही पॉइंट्स हैं जो देखने हैं एग्जैक्टली जो एग्जाम में पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए और वहाँ पे जिस तरह क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं को देख लीजिए। बाकी तो इतना बड़ा का मतलब इतना बड़ा सा बजट रहता है, सब कुछ याद किसी को नहीं रह सकता। खैर चलिए, ये रही आज की अपनी वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर करके रखें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार एंड जय हिंद।